हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम आ गए हैं भैया कहां? हम आ गए हैं अपने वन शॉट रिवीजन पर। और वो वन शॉट रिवीजन किसका होने वाला है वो बहुत ही जल्द आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारी अपनी 11th 12th यानी कि मैं बोलूंगा साइंस स्ट्रीम से। देख सकते हैं ये सारे धुरंधर फैकल्टीज अब आपकी तैयारी के लिए जुट गए हैं, है ना। आपको क्या बनाने वाले हैं? ये सब मिलकर एकदम हीरो बनाने वाले हैं। मैं भी इसमें शामिल हूं। आप देख सकते हैं ये खड़ा हूं मैं। लग रहा है कि नहीं मैच कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हाँ, कर ही रहा हूं क्योंकि मैं ही हूं। ठीक है, तो भैया ये है आपकी क्या साइंस की पूरी पक्का धुरंधर वाली टीम, है ना। तो मैं इनको इंट्रोड्यूस आपके सामने करवा चुका हूं, करवाता रहूंगा, है ना, ताकि आप बिल्कुल भी भूले ना। हमको स्टार्ट करना है किससे? हमको स्टार्ट करना है अपने वन शॉट से। और किस टॉपिक पे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो टॉपिक है आपका, या मैं बोलूं चैप्टर नेम है आपका क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना। कई बुक्स में आपको ये चैप्टर लिखा होता है, मिलता है किस नाम से? इलास्टिसिटी के नाम से, ठीक है ना। अरे हाँ भैया, बुक अलग अलग होती है, अलग अलग बुक में चैप्टर का नाम अलग अलग होता है, लेकिन जो मेन बात है, क्या बोलते हैं, मुद्दे की बात जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। कंप्लीट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल भी भागेंगे नहीं, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और चलते हैं सबसे पहले किस पे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पे। और मानते हैं और जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड जो चीज होती है उसको अंग्रेजी में पढ़ लो, फिर तो हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा एकदम मस्त तरीके से, ऐसा समझाऊंगा कि मजा ही आ जाएगा। अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि जो सॉलिड होता है उसका शेप और साइज क्या होता है? डेफिनेट होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इधर उधर भाग नहीं पाते, उनकी शेप और साइज क्या होती है? एकदम डेफिनेट होती है। क्योंकि फोर्सेस जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो क्या होते हैं? अंदर के मॉलिक्यूल्स को पकड़कर बैठा के रखते हैं, कहीं जाने नहीं देते। चलिए, जैसे स्ट्रिक्ट घर वाले होते हैं ना, बचपन में स्ट्रिक्ट घर वाले होते हैं ना, कहीं जाने नहीं देते, वैसे ही होता है। चलो, in order to change the shape or size of the body, the force is required. Such force is called deforming force. Obviously बात है जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे और डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करोगे, है ना, तभी तो शेप और साइज बदलेगा। शेप और साइज बदलना यानी कि डिफॉर्मेशन आना। और डिफॉर्मेशन कैसे आता है? फोर्स के द्वारा आता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स है, नाम है, रख दिया है। अच्छा, इलास्टिसिटी की बात करेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है? अच्छा सॉलिड की अगर मैं बात करूं, देखा है आपने, हम सब ने अपनी जीवन में सॉलिड को देखा ही है, ये बात पक्की है। यह है सॉलिड का एग्जांपल, एक पत्थर आपके सामने, है ना। तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूं, बस निकला हूं पल दो पल के लिए, है ना। तो सॉलिड का जिक्र किसमें होता है भाई? गानों में भी होता है। चलिए, तो यह है आपकी एक सॉलिड चीज का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं ऐसा दूंगा आपको कि मजा ही आ जाएगा, है ना। तो पहला एग्जाम्पल हुआ सॉलिड का ये पत्थर, और दूसरा एग्जाम्पल हुआ सॉलिड का ये क्या है? ये क्या है? ये धड़कता पत्थर है भाई। जब से पिंकी गई है जीवन से, ये दिल क्या बन गया है? पत्थर बन गया है। और पत्थर क्या होता है? सॉलिड होता है भैया, है ना। उसका शेप और साइज क्या होता है? डेफिनेट होता है। वैसे ही हमारा ये दिल क्या है भैया? पत्थर का है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, धड़कता पत्थर, दिल नहीं है, ये धड़कता पत्थर है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी? देखो, अंग्रेजी तो पढ़ लेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है भैया? जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन आए, और जैसे ही आप फोर्स को हटा लो तो वो डिफॉर्मेशन गायब हो जाए, यानी कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर ले? रीगेन कर ले, तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी के अंदर क्या है? इलास्टिसिटी है। और ये जो वो कर रही है, जो फिनोमेना है, ये उसका इलास्टिक नेचर है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा दुनिया में हर बॉडी ना तो परफेक्टली इलास्टिक होती है, ना तो परफेक्टली प्लास्टिक होती है। अच्छा, प्लास्टिक क्या है फिर? अगर इलास्टिसिटी है तो प्लास्टिसिटी भी होगी। प्लास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मेशन आ जाए बॉडी में, और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में ना आ पाए, तो हम बोलते हैं भैया ये बॉडी प्लास्टिक हो गई। ये बॉडी क्या फिनोमेना शो कर रही है? प्लास्टिसिटी का, है ना। समझ गए आप? दो चीजें, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, दोनों में ही किसकी जरूरत है? डिफॉर्मिंग फोर्स की जरूरत है। चलिए भैया, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it tends to regain its original size and shape when applied force is removed. Applied force remove करना है, it is known as elasticity and the deformation caused is known as elastic deformation. ठीक है ना। तो जो डिफॉर्मेशन आया वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाएगा। आपने किसी रबर को खींचा, ठीक है ना, खिंच गई, डिफॉर्मेशन आ गया, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को छोड़ा वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई, तो हम बोलेंगे भैया इसने क्या किया? क्या दिखाया है? इलास्टिसिटी की दिखाई है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी कि हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ बॉडीज कितनी होती है।
टाइप्स ऑफ बॉडी, टाइप्स ऑफ बॉडी। ठीक, पहली है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्ट, मैंने आपको बोला ना जीवन में कोई भी चीज आपको परफेक्ट, क्योंकि कोई चीज परफेक्ट होती ही नहीं है, कोई चीज परफेक्ट होती ही नहीं है। ना तो आपको परफेक्टली इलास्टिक दिखेगी कोई बॉडी, ना आपको परफेक्टली प्लास्टिक दिखेगी कोई बॉडी, बीच की दिखेगी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ इट रिटर्न्स बैक कंप्लीटली, इफ इट रिटर्न्स बैक कंप्लीटली टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप ऑन रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमने अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया और बॉडी कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई, कंप्लीटली ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई, तो हम बोल देते हैं कि बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अच्छा, रबर की बात मत करना, रबर सॉलिड बॉडी में नहीं आती, ठीक है ना, रबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बॉडीज किसकी, सॉलिड बॉडीज की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज प्लास्टिक बॉडी। इफ अ बॉडी रिमेन्स in deformed shape and does not even partially regain its original shape or size after the removal of external force, it is called plastic body or perfectly inelastic body। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद बॉडी बिल्कुल भी अपने साइज और शेप को रिगेन करने की कोशिश ना करे, आप उसको धक्का, आपने उसको फोर्स लगाया और फोर्स लगा के मान लो एल लेंथ की रॉड थी, मान लो ये रॉड है एल लेंथ की, ठीक है ना, इस पर हमने फोर्स लगाया, दबाने की कोशिश की, इस रॉड को दबाने की कोशिश की और ये रॉड क्या हो गई भैया, छोटी हो गई, ये रॉड छोटी हो गई, ठीक है ना। अभी भी इस पे फोर्स लगी रहा था, फिर मैं बोला सुनो ये फोर्स हटा दो, तो आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, ये रॉड अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में जा ही नहीं रही, ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में जा ही नहीं रही, मतलब ये क्या हो गई है, दिस इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। आइए मेरी बात समझ में, ठीक है सर, ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट याद रखना, धड़कता पत्थर है ये, दिल नहीं है, सॉलिड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होती है। अब देखिए इलास्टिसिटी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये खींचा हमने, खींचा छोड़ दिया, आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है एकदम परफेक्ट, मैं देख सकता हूँ। ये आपने खींचा और ये छोड़ा तो देखो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गई, हाँ सर आ गई है ना, इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इलास्टिक लिमिट। देखो हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की, और ये नहीं बोल रहा मैं कि सिर्फ इलास्टिसिटी की लिमिट होगी ना, जीवन में खाने की, पीने की, इश्क करने की, नफरत करने की, कुछ भी करने की क्या होती है, एक लिमिट होती है। लिमिट से ज्यादा हर कोई चीज क्या होती है, खराब होती है। वो एक लाइन थी ना, क्या, अति सर्वत्र वर्जिते। हर जगह क्या होता है, जहां भी आपने अति करी वहां आपको दिक्कत होने लगेगी। तो हर चीज की लिमिट डिफाइंड है। चलिए सर पैसे की कोई लिमिट डिफाइंड नहीं, कितना भी कमा लो, ना 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 ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हर चीज की लिमिट डिफाइंड है। चलिए इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच if deforming force is removed the body regains its original form completely, and beyond which its deforming force is increased the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed। अच्छा आपको समझ में आया नहीं होगा कुछ भी, मैं जानता हूं क्योंकि पूरी अंग्रेजी थी। एक मशीन है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ये देखिएगा, दिस इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ओके। ये क्या करती है, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो यहाँ पर एक स्टील का सैंपल लाया जाता है ना, स्पेसिमेन लाया जाता है और उसको इसके बीच में फंसाया जाता है, यहाँ इसके बीच में ऐसे फंसाया जाता है, हुक रहते हैं, हुक में आप उसको फंसा देते हो स्टील की रॉड को, ऐसी रहती है ना, साइड से उसको क्या करते हैं, ऐसे फंसा लेते हो और फिर यहाँ पर आप क्या करते हो, फोर्स बढ़ाते हो, है ना। जब आप जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा, और फोर्स लगा के आप क्या करते हो, उस रॉड को खींचते हो जोर से, स्टील की रॉड को आप खींचते हो। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा फोर्स लगाने के बाद रॉड जब खिंचती है और आप फोर्स को खत्म कर देते हो, तो रॉड अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आने की कोशिश करती है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी है उसके अंदर। आपने बोला कि आप फोर्स और बढ़ा दो, यहाँ पे एक नॉब रहता है ना, अभी तो फिर भी अच्छी मशीन आने लगी है, पहले क्या एक रेगुलेटर होता था, आप रेगुलेटर को और घुमाते हो, फोर्स और बढ़ता है और खिंचती है रॉड, है ना, फिर आप फोर्स छोड़ देते हो, वापस रॉड अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आती है ना, फिर आप फोर्स बढ़ाते हो। इस बार क्या होता है, रॉड खिंचती है, लेकिन जैसे ही आप अपने फोर्स को जीरो करते हो, रॉड अब अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आती। इसका मतलब यह था कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को पार कर दिया, आपने इलास्टिक लिमिट को पार कर दिया इस रॉड की, तभी तो रॉड अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाई आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। लोड मतलब फोर्स, है ना, लोड से आप लोड मत ले लेना, लोड इज रिमूवल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वैसे ही इलास्टिसिटी आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक दिखती है, अगर आपने उस लिमिट के ऊपर फोर्स लगाया तो भैया आपकी बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। आपकी बॉडी मतलब आपकी मेरी बॉडी नहीं, जो भी बॉडी आप लेकर आ रहे हो, जिस पे आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, उस बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपने इलास्टिक लिमिट के ऊपर जाकर क्या कर दिया है, फोर्स को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी है, तो आप प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी को खो देते हो,
आई बात समझ में? ठीक है सर। नोट, ऑल रिजिड बॉडीज आर इलास्टिक टू सम एक्सटेंट। मैंने आपको बताया था, ऐसी बात बोलना गलत है कि किसी भी बॉडी में इलास्टिसिटी नहीं होती, बहुत कम होती होगी लेकिन होती जरूर है, वही चीज यहां पर लिखी है। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसके अंदर बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन ना आए। आप मतलब अगर आप उस पर फोर्स का एप्लीकेशन करो तो अंदर जो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज ना हो, ये उसकी डेफिनेशन है। कभी भी डिफॉर्मेशन रिजिड बॉडीज में नहीं आता, बट वो बोल रहा है कि ऑल रिजिड बॉडीज आर इलास्टिक टू सम एक्सटेंट विच मीन्स वी कैन चेंज देयर डायमेंशन स्लाइटली बाय पुलिंग और पुशिंग देम। स्लाइटली चेंज कर सकते हो आप, है ना। हम रिजिड बॉडीज एक कंसेप्ट बनाकर बैठे हैं, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ताकि हमारी चीजें क्या हो, पढ़ने के लिए आसान हो जाए, एनालिसिस के लिए आसान हो जाए। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। ये बात मैंने आपको बता दी थी। जीवन में कोई भी बॉडी ना तो परफेक्टली इलास्टिक होगी ना परफेक्टली प्लास्टिक होगी। All the bodies found in nature lie between these two limits. When the elastic behavior of the body decreases, its plastic behavior increases. Obvious सी बात है, अगर कोई बॉडी लेस इलास्टिक होगी तो वो मोर प्लास्टिक होगी, अगर कोई बॉडी लेस प्लास्टिक होगी तो वो मोर इलास्टिक होगी। सिंपल सी बात है ना। अगर कोई इंसान ज्यादा सच्चा है तो वो कम झूठा होगा ना, और अगर कोई इंसान ज्यादा झूठा है तो वो कम सच्चा होगा। सिंपल सी बात है। हाँ चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन की हमको बात करनी है। यहां ना बहुत 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 बड़ा कंफ्यूजन लोगों के अंदर रहता है, इसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना और जो बोलूं उसको एक एक करके अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, चलो। एक चीज होती है यार प्रेशर। क्या होती है सर? एक चीज होती है प्रेशर। अरे प्रेशर होता है, वो क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये सब आपको पता होगा। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप क्या बोलते हो? पास्कल, है ना। सीजीएस में होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, अच्छा, जो प्रेशर होता है वो होता है क्या? फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ता है, और अगर आप एरिया ज़्यादा करोगे तो प्रेशर कम होता है। ये सारी चीज़ें तो आपको बचपन में आपने सीखी होंगी। जो पाइप का एग्जांपल देते हैं ना, पानी वाला पाइप है, आप गार्डन में खड़े हो, पानी डाल रहे हो पौधों में, तो आप क्या करते हो? जो आपके हाथ में सटक रहती है, सटक ही बोलते हो ना तुम लोग, क्या बोलते हो? पाइप। चलो यार ठीक है, तुम लोग राजघराने के लोग हो, तुम लोगों को सटक वटक नहीं पता होगा, पाइप पता होगा। मैं तो क्या हूँ भाई, अब तो गरीब घर से हैं। पाइप होता है हमारे यहाँ ना, तो पाइप के आगे जो टोटी होती है उसको हम क्या करते हैं? दबा देते हैं, है ना। जैसे ही आप उसको दबाते हो तो पानी तेज वेलोसिटी से निकलता है। आई बात समझ में? तो आपने क्या किया है भैया? एरिया कम किया है। आई मेरी बात समझ में? एरिया कम किया है आपने तो प्रेशर बढ़ गया है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, लेकिन हम इसकी बात करने नहीं आए हैं, हम बात करने आए हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन की। लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगे, एक ही चीज़ है ना। इसलिए मैं आपको उसके बीच का डिफरेंस पहले क्लियर कर देता हूं कि आप जब प्रेशर लगाते हो, मैंने आपको बोला कि चलो इस बोर्ड पे प्रेशर लगाओ, आप क्या करोगे पता है? सीधे हाथ लोगे और दबाना चालू कर दोगे। ज़्यादा दबा नहीं सकता, पता चला टूट गया तो मार पड़ेगी मेरे को, है। क्या किया मैंने? आपको बोला कि चलो इस बोर्ड पे क्या लगाओ? प्रेशर लगाओ। आपने हाथ लिया और सीधे दबाना चालू कर दिया। आपको कैसे पता कि प्रेशर के लिए दबाना ही पड़ता है? आपको कैसे पता कि इस प्रेशर के लिए आपको दबाना ही पड़ता है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन आपके दिमाग में फिक्स्ड है और ये स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर का मतलब हमेशा ही दबाना होगा, है ना। इसको मैं खींच नहीं सकता, खींचने का मतलब प्रेशर नहीं होगा, मैं इसको दबाऊंगा तो प्रेशर कहलाएगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो प्रेशर के लिए मैंने बाहर से एक फोर्स अप्लाई किया। देखो ना, ये हाथ दबा रहा हूं, ये दबा रहा हूं ना मैं, तो ना बाहर से क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया है। तो जब भी आप प्रेशर निकालते हो, ये जो फोर्स होता है ये होता है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है बात? समझ में आई मेरी? हाँ सर समझ में आ गई। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की बात करें अगर हम, तो सर जो स्ट्रेस जैसी चीज होती है ना, सर क्या बताएं, स्ट्रेस तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बस एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अरे वो स्ट्रेस नहीं यार, ये वाला स्ट्रेस नहीं, दूसरे स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। इस स्ट्रेस के बारे में तो कोई बता ही नहीं पाता, कोई स्टडी ही नहीं बनी, फॉर्मूला ही नहीं बना है। तो जो स्ट्रेस होता है भाई, वो होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ये बहुत 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 क्या बोलना चाहिए उसको? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो ये जो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है
कि भैया प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है ना, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे ना तो वो होता है F/A। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, F/A ही होता है। तो डिफरेंस क्या है भैया, डिफरेंस ये है कि ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है जो आपको मटेरियल के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देते हैं। भैया आपने इस पेन को खींचा, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या लगाया, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आई मेरी बात समझ में। लेकिन अंदर के जो मटेरियल, अंदर के जो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं ना 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 रेजिस्ट करो, रेजिस्ट करो, हम अलग अलग नहीं होंगे, हम रेजिस्टेंस देंगे, तो वो क्या देते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। तो वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। आई बात समझ में। तो स्ट्रेस भी क्या, देखो अभी के लिए आप मान लो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, है ना, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी। मैं दोनों चीजें आपके कानों में डाल दे रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी ऐसे जुड़ जाएगी, σ1 + σ2 करोगे। अच्छा, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोल दिया भैया कि σ1 इज 40 मेगापास्कल एंड σ2 इज 20 मेगापास्कल। ये एक पॉइंट पर लग रही हैं दोनों स्ट्रेसेस। तो टोटल स्ट्रेस अगर आपको निकालना होगा तो आप 40 + 20 करके 60 मेगापास्कल की स्ट्रेस बता दोगे। सीधे क्या कर दिया है, स्केलर एडिशन कर दिया है, जोड़ दिया है आपने। बट एक्चुअल में ये क्या है, हायर क्लासेस में जाओगे तो ये टेंसर क्वांटिटी निकलेगी। अभी आप इसको एज अ स्केलर मान के चीजों को सॉल्व करोगे। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट सेम है, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके डायमेंशन क्या हो गए, दोनों के ही, दोनों का ही डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन है। तो न्यूटन इज फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, यानी कि mL/t-2 डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर, यानी कि L² हो जाएगा। L² ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, L की पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है ना। ये दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों ही, स्ट्रेस का भी और प्रेशर का भी। पक्की बात, 100%, हाँ सर 100%। चलिए, तो हमेशा इस चीज को अब आप याद रखेंगे कि जो स्ट्रेस है वो प्रेशर से किस तरीके से अलग होता है। चलिए, वेरी गुड। देखो आपने वायर भी देखी होगी। जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, है ना। मटेरियल प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, और इंप्योरिटी पे डिपेंड करता है कि उस मटेरियल के अंदर कितनी इंप्योरिटी है। अगर आपने स्टील बनाई है, स्टील बनाया तो कैसा स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील है। ये जो आपने स्टील बनाने के लिए कार्बन आपने डाला है ना, ये क्या कहलाते हैं, ये इंप्योरिटीज कहलाती है। इंप्योरिटी का मतलब हमेशा गंदगी नहीं होता, हमेशा गंदगी नहीं होता। जब आप अलॉय बनाते हो, आप एक मेटल के अंदर दूसरा मेटल थोड़ा थोड़ा डालते हो, है ना, तो ये जो छोटा छोटा पार्ट आप दूसरे मेटल्स का डाल रहे हो एक मेटल के अंदर, इसको इंप्योरिटीज बोला जाता है। और ये इंप्योरिटीज मेटल की प्रॉपर्टी बदलती हैं किसी ना किसी तरीके से, पढ़ोगे हायर क्लासेस में जाके, है ना। पीएचडी करते हैं यार लोग, मटेरियल साइंस में पीएचडी होती है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होती है, पूरी बहुत ही गहरा टॉपिक है ना। अभी इतना हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि इंप्योरिटी का मतलब हमेशा गंदा नहीं होता है, इंप्योरिटी मतलब मिलावट, बस इतना समझ लो, मिलावट। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस सर स्ट्रेस की बातें मत किया करो, स्ट्रेस से मुझे पिंकी याद आ जाती है। हाँ, स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, या मुझे बोलना चाहिए मटीरियल्स प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर, एंड उसके बाद इम्प्योरिटीज। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल्स प्रॉपर्टी, टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है। चलिए आ जाइए, आप काम की बात करते हैं। तो द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स बोलो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। और आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, याद रखना, F/A। बहुत सारे केसेस में हम F को क्या कर लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही ले लेते हैं, है ना। लिमिटिंग कंडीशन लगाते हैं और बोलते हैं भैया इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, तो हम एक्सटर्नल फोर्स को ही F/A मानकर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। कर लेते हैं वो बात अलग है, प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हो वो छोड़ो, लेकिन थियोरेटिकली उसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो जानना जरूरी है। यही चीज आपको इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा मदद देगी। चलिए, स्ट्रेस की बात आपने कर ली।
अब जरा स्ट्रेन की बात कर लो। स्ट्रेस आया क्यों? स्ट्रेस आया क्यों? स्ट्रेस इसलिए आया क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्यों? आपने एक्सटर्नल फोर्स इसलिए लगाया क्योंकि आप डिफॉर्मेशन लाना चाहते थे। भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? हाँ, ओफो, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्यों? लगाया क्यों? लगाया क्यों? लगाया क्यों? लगाया क्यों? चलो यहाँ सिलेंडर तो नहीं बन सकता, तो सिलेंडर मैं ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये सिलेंडर है हमारा पतला सा, मैं बोलूँ रॉड है, थोड़ी मोटी रॉड बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको मैं। चलो, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाया, दिस इज योर एक्सटर्नल फोर्स F है, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A, दिस इज द लेंथ L। आपने जैसे ही इस पे F फोर्स लगाया, क्या हुआ? डिफॉर्मेशन आना चालू हुआ भैया, डिफॉर्मेशन आना चालू हुआ। ठीक है, डिफॉर्मेशन आना चालू हुआ और थोड़ी देर बाद आपने देखा, क्या देखा सर? जो भी देखा देखा नहीं गया हमसे, क्या देखा बताओ तो? सर मैंने ये देखा कि जो रॉड है ये लंबी हो गई सर। ये देखो सर, देखो सर, क्या हो गई भाई? ये रॉड लंबी हो गई, इस पे F फोर्स लग रहा था। ठीक है ना? अब इसकी जो लेंथ थी, जो पहले कितनी थी? L थी, वो कितनी हो गई? वो डेल L हो गई। कितनी हो गई? वो डेल L हो गई। ठीक है, मतलब इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज योर डिफॉर्मेशन। दिस इज योर डिफॉर्मेशन, जो ये फोर्स लेकर आया है। ठीक है ना? अच्छा, जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तो अंदर क्या हो रहा था जनरेट? अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा था, जो क्या करेगा? जो स्ट्रेस बनाएगा। जो क्या बनाएगा? स्ट्रेस बनाएगा। अगर आप किसी सेक्शन को काट के देखोगे, इस रॉड की अंदर सेक्शन काट के देखोगे, तो आपको अंदर क्या दिखेगा? एक ऐसे रीस्टोरिंग फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? पर यूनिट एरिया पे। तो उसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रेस। ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। ठीक है, क्या लग रहा है? सिग्मा लग रहा है। पक्का? 100%? हाँ सर, समझ में आ गया। सो यहां पर हम बोलेंगे जो सिग्मा है, अगर आप जब कैलकुलेशन करते हो तो आप सिग्मा निकालने के लिए क्या बोलोगे? कि भैया F बाय A सिग्मा है ना? मान लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, चलिए भैया। सो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल शेप। अच्छा, यहाँ की यूनिट, डायमेंशन सब मैंने आपको बता दिए हैं, टेंशन नहीं लेना। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल शेप। चेंज जो भी आया है शेप में डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल शेप था। चलो हम इसको लेंथ में मानकर करते हैं, लेंथ से लेकर चलते हैं। तो यहां मैं अगर आपसे पूछूं कि स्ट्रेन बताओ, अच्छा स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन से। किससे? मैं एप्सिलॉन से करता हूं, बुक में हो सकता है किसी और तरीके से किया जाए, तो आप टेंशन मत लेना, मैं एप्सिलॉन से करता हूं। ठीक, सो एप्सिलॉन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ ना, वहां पे शेप लिखा है, वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, चेंज इन लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? तो एप्सिलॉन इज नथिंग बट चेंज इन L अपॉन L। ओरिजिनल, ओरिजिनल को LO बोल दूं क्या? नहीं, LO मत बोलो, L ही बोलो, क्योंकि आपकी ओरिजिनल लेंथ आपने L लेके रखी है। ठीक है, सो ये आपका डिफॉर्मेशन था, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। सारी की सारी चीजें आपको स्ट्रेन की डेफिनेशन बता रही हैं। सारी की सारी चीजें क्या बता रही हैं? आपको स्ट्रेन के बारे में बता रही हैं। अच्छा सर, स्ट्रेन रेशो है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ यूनिट है क्या इसकी? नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। अगर आप बोलोगे एरिया की बात करोगे, अगर आप किसी भी चीज की बात करोगे, तो ऊपर नीचे जो होगा डायमेंशन सेम है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी आगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी यार, ऊपर भी वॉल्यूम का चेंज होगा, नीचे भी वॉल्यूम होगी, यूनिट सेम होने वाली है। तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, दिस इज अ यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी। कभी क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, बुक खोलते हैं तो बुक में लिखा रहता है एप्सिलॉन इज 0.002 mm बाय mm, ऐसा लिखा रहता है। और मैंने आपको बताया कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं होती। तो फिर बच्चे जब बुक में देखते हैं mm बाय mm तो डर जाते हैं, में से बोलते हैं सर ये क्या है? तो भैया ये डराने की तरीके हैं, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या है? कट जाएगी ना यूनिट। तो यहां पर जो हमारी स्ट्रेन होती है वो क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। हमेशा इस बात को हम याद रखेंगे। तो मैं आपको यह समझा रहा था कि स्ट्रेस तब जनरेट हुई, स्ट्रेस तब जनरेट हुई जब आपने डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करी।
डिफॉर्मेशन आप नहीं लाते तो कभी भी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि पहले स्ट्रेन आती है या पहले स्ट्रेस। जैसे क्वेश्चन है ना जीवन भर का कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी। यार मुझे बताओ यार, वैसे मेरा बहुत बड़ा डाउट है, क्यों आपको पता है क्या पवन भैया, पहले अंडा आया या मुर्गी है? पवन भैया अंडा आया कि मुर्गी आई पहले? हाँ बताओ बताओ। मुर्गी आई। देखो पवन भैया बोल रहे हैं मुर्गी आई, मैं बोल रहा हूँ अंडा आया। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, पहले आपको बताना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको ये बात बताऊंगा। अच्छा ये जो चीज है ये ज्यादा आसान है समझना, अंडा आया या मुर्गी आया ये समझना बड़ा टफ है ना, बहस हो सकती है, लेकिन ये बहुत आसान है समझना। क्यों? क्योंकि भैया स्ट्रेस की डेफिनेशन में ही यही बोला गया है कि इंटरनल रीस्टोरिंग या रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाती है। भैया रेजिस्टेंस तो तब आएगा ना जब बाहर से कोई एक्शन लाओगे, रिएक्शन तब आएगा जब एक्शन लाओगे, हाँ कि ना? हाँ सर। तो जब आप डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हो तब आपको क्या मिलता है? स्ट्रेस मिलता है। तो पहले स्ट्रेस आया कि स्ट्रेन? तो आंसर क्या होना चाहिए? स्ट्रेन। मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े आईआईटीज में, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो जैसे इंटरव्यूज में आपसे ये चीजें पूछी जाती है कि बताओ स्ट्रेस पहले आता है या स्ट्रेन? तो मैं लिखूंगा स्ट्रेन कम्स फर्स्ट, स्ट्रेन कम्स फर्स्ट। ठीक, उसके बाद क्या आती है? स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। ये बहुत अच्छा लगा, ये लाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैं बोल देता हूं। स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है ना? पूरा मैंने आपको समझा दिया भाई, इसके पीछे का जो भी राज था, जो कहानी थी, सब एकदम क्लियर है, एक के बाद एक। ठीक है, नोट डाउन करो, इसको भी नोट डाउन करो, इसको भी नोट डाउन करो, है ना? और फिर हम इस पर आते हैं। ठीक, तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिनल शेप। ये देखो यहाँ रॉड मैंने बनाई थी, अब यही वही वाली बात हो गई कि एल लेंथ की रॉड थी, है ना? आपने फोर्स लगाया भैया, फोर्स लगाया आपने, हुआ क्या? आपने ये देखा कि इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल एल, है ना? दिस पार्ट इज डेल एल। ये आपका क्या है भैया? चेंज इन लेंथ है, ये डिफॉर्मेशन है ना? तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाली है? स्ट्रेन मिलने वाली है। कोई इसकी यहाँ पे क्या है? यूनिट नहीं होगी, डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रेन इज अ प्योर नंबर, ये देखो खुद बता रहा है वो कि स्ट्रेन इज अ प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती। हाँ उसके टाइप्स हो सकते हैं, इट हैज थ्री टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, इट हैज द थ्री टाइप्स, बिकॉज स्ट्रेस जितने टाइप की होगी उतने ही टाइप की स्ट्रेन होगी, या मैं बोलूँ जितने टाइप के स्ट्रेन होंगे उतने ही टाइप की स्ट्रेस होगी। ठीक है, आइए जरा उसके बारे में पता करते हैं। चलो ये आपको समझ में आ गया, आइए नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में आ गए हैं। किस में आ गए हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में आ गए हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। When the stress is normal to the surface of an object, then it is known as longitudinal stress. सरफेस बोल रहा है, सरफेस बोल रहा है। जब भी आप ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हो ना, या मैं बोलूं जब भी आप ऐसे ऑब्जेक्ट देखो जिसमें लेंथ उसका क्या हो भैया? प्राइमरी डायमेंशन हो। जैसे अगर मैं आपको ये सिलेंडर दिखाऊं तो आप देखोगे भैया सिलेंडर के क्या डायमीटर छोटे है लेकिन लेंथ लंबी है, तो आप बोलोगे इसका जो प्राइमरी डायमेंशन है वो क्या है? लेंथ है ना? इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कहलाता है भाई, हमेशा याद रखना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ठीक है, मैं इस पे अगर फोर्स लगाता हूं, ये मैंने फोर्स लगाया, ठीक, ये अलोंग द लेंथ लग रहा है क्या फोर्स? ये फोर्स क्या लग रहा है? अलोंग द लेंथ लग रहा है, हाँ सर, है ना? तो व्हेन द स्ट्रेस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अलोंग द लेंथ आप लगा दो फोर्स, अलोंग द लेंथ जब भी आप फोर्स लगाओगे उसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हो। और हमेशा वो क्रॉस सेक्शन के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्रॉस सेक्शन के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो उसको आप क्या बोलोगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिग्मा एल इज इक्वल्स टू एफ बाय ए, ये क्या है आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है ना? यहाँ आप देख सकते हो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, इस पे आपने एफ फोर्स लगाया, ठीक, आपसे पूछा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बता दो कितनी है, सिलेंडर की लेंथ एल थी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितनी आई? एफ बाय ए आई। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, यूनिट आपको पता ही है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो वो दो टाइप की होती है ना? एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस, एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होती है एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस तो यही होती है जो सरफेस पे नॉर्मल हो। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके की हो सकती है भैया। परपेंडिकुलर अगर मैं बोलूं तो यहां पर परपेंडिकुलर एरो अगर मैं अंदर की तरफ बना दूं तो भी तो अलोंग द लेंथ ही कहलाएगी। अरे हाँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी और अलोंग द लेंथ होगी। हाँ, तो चाहे आप एरो ऐसे बना दो, देखो देखो देखो, ये देखो,
चाहे एरो ऐसे बनाओ, चाहे एरो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों ही एरो अलोंग द लेंथ है और सरफेस पे परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रेस बनती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स, या मैं बोलूँ नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप्स, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। दो टाइप, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब टेंशन वाला फोर्स, खींचने वाला फोर्स, कंप्रेसिव मतलब दबाने वाला फोर्स। ठीक, तो आप मुझे बताओ ये वाला फोर्स कैसा है, ये वाला फोर्स कैसा है, खींच रहा है, सिलेंडर को क्या कर रहा है, या मैं बोलूँ रॉड को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। तो यहां पर कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। तो इफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, आपने फोर्स लगाया, लेंथ ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होने वाली है, तो इस टाइप की स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। फोर्स देखकर बता दोगे, लेंथ वेंथ तो छोड़ो, फोर्स देखकर ये बता दोगे कि ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो यहां पर कैसी स्ट्रेस आने वाली है, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो आप देखो ये एरो अंदर की तरफ हो गया है ना, ये वही सरफेस हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यहाँ पे लगा रहे हैं हम फोर्स F है ना, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है कितनी, F/A। जनरली क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस को आप पॉजिटिव बोलते हो और कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप नेगेटिव बोलते हो, क्योंकि डायरेक्शन का अंतर है। टेंसाइल स्ट्रेस डायमेंशन बढ़ाएगी, लेंथ बढ़ाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस लेंथ को कम करने वाली है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? दोनों का फॉर्मूला सेम है भैया, फॉर्मूला सेम है। एक टेंसाइल है जिसको आप पॉजिटिव बोलोगे, एक कंप्रेसिव है जिसको आप नेगेटिव बोलोगे। दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का टाइप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अब देखिए यहां पर जो मैंने डायग्राम आपको दिया है ये पूरी तरीके से सही नहीं है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के हिसाब से, मैं क्योंकि सच बताना चाहता हूं आपको। डायग्राम मैंने आपको दिया है क्योंकि ये क्या है, कॉमन सेंस है बच्चों का, जो ये बात बोलेगा कि भैया हम लेंथ बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी कैसे, उसको चौड़ाई कम करनी पड़ेगी अपने को। अगर ये रॉड है, मान लो ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर मान लो, इस सिलेंडर पे मैंने F फोर्स लगाया है ना, सिलेंडर लंबा तो हो गया है ना, तो जो एक्स्ट्रा लेंथ मिली है ये कैसे मिली है, ये डायमीटर कम करके मिली है। वॉल्यूम कंजर्वेशन आगे जाके पढ़ोगे पॉइजन रेशो में, है ना। लेकिन जब आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ते हो ना बुक में, तो वहां बोल दिया जाता है हाइपोथेटिकली कि हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ के अलोंग चेंज इन डायमेंशन मान रहे हैं और किसी डायरेक्शन में हम चेंज नहीं मान रहे हैं। क्या? अरे भैया बुक में ये लिखा रहता है कि हम जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है बस, और किसी डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब आप ये देखो ना, फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया, डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में कैसे हो गया, इसके बारे में बात आगे जाके की जाती है जब आप पॉइजन रेशो पढ़ लेते हो। लेकिन डायग्राम तो सही दिखाना चाहिए, डायग्राम थोड़ी ना आपको गलत दिखा सकता हूं। जब मैं आपको समझा रहा था तो मैं देखो कैसी रॉड बना रहा था, ये देखो, देखो कैसी रॉड बनाई मैंने, बनाई जितना डायमीटर उसका, मान लो डायमीटर यहां से यहां कितना था, D था, फोर्स लगने के बाद भी डायमीटर कितना है, D है। मैंने डायमीटर में चेंज नहीं माना है क्योंकि मैं सिर्फ उसी डायरेक्शन में चेंज मान रहा हूं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या है, क्या बोलते हैं उसको, अजम्पशन है, ठीक है। चलिए, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सर ये स्ट्रेन से अलग कैसे हुआ, बिल्कुल अलग नहीं हुआ, बिल्कुल अलग नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा है। अब आप यहाँ देखो डायग्राम में, जब आप देखो लेंथ चेंज हो रही है तो डायमीटर भी तो चेंज हो रहा है ना। तो डायमीटर वाली स्ट्रेन को हम कुछ और बोलेंगे, लेकिन अलोंग द लेंथ, या मैं बोलूँ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आई है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पक्का 100%। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन एल से। देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उससे हम जो स्ट्रेन निकालते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। बात खत्म, खल्लास, फिनिश, यहीं रोक दो अपने दिमाग को, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बता चुका हूं आपको, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कोई यूनिट होगी, नहीं। क्या कोई यूनिट होगी, नहीं, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी थी। चलो अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो टाइप का था, टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो स्ट्रेन भी दो टाइप की हो जाएगी, एक टेंसाइल स्ट्रेन, क्या मैं बोलूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक टेंसाइल स्ट्रेन और एक कंप्रेसिव स्ट्रेन। स्ट्रेन ही है यार, तो चेंज इन लेंथ है बस, और कुछ नहीं। ज्यादा दिमाग को कंफ्यूज मत करो। आ जाओ। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ गई, पहले तो शियर आनी थी, लेकिन चलो ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक आ गई तो वॉल्यूमेट्रिक पढ़ लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, if equal normal forces are applied on an object all over its surface then its volume changes। ठीक है भैया,
ओके, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इनसाइड द ऑब्जेक्ट अपोजिंग चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, ये भी बात सही है। देखो हमने क्या किया था जब हमने पास्कल लॉ पढ़ा था, पास्कल लॉ में हमने बोला था हम किसी डेप्थ हाइट डेप्थ डी तक गए थे। अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, है ना, जल्दी जल्दी देंगे। चलिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने, अरे इतना पतला पेन, मैं बोल रहा था कि हमने क्या किया था, हमने एक ऐसा कंटेनर लिया था, है ना, यहाँ तक हमने पानी भरा था एच हाइट तक, और एच हाइट से हम कुछ डी एच हाइट, या मैं बोलूँ कैपिटल एच ले लो इस हाइट को, कैपिटल एच हाइट तक हमने पानी भरा था, और यहाँ से हम स्मॉल एच हाइट पर जाके हमने एक यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर किया था। अगर आपने पढ़ा हो तो, याद हो अगर आपको तो, है ना, आपने पढ़ा जब ये, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हर जगह से क्या लग रहा है, इस पर सेम फोर्स लग रहा है ना, सेम फोर्स लग रहा है। तो वो सेम फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बनाएगा, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बनाएगा। क्यों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बनाएगा? क्योंकि जो ये सारे फोर्सेस हैं, ये जो सारे फोर्सेस हैं, ये क्या करने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं, इसके साइज को कंप्रेस करने वाले हैं। आई मेरी बात समझ में? आगे जाके मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस लग रही है, देखो ये स्फीयर था, ये हमारे पास स्फीयर था, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या था, v था। इसमें मैंने हर जगह से एफ 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 फोर्स लगाया, तो फाइनली आप देखो स्फीयर क्या हो गया, ये बन गया आपका स्फीयर ना। पहले इसका डायमीटर कैपिटल डी था, या मैं बोलूँ D1 था, अब इसका डायमीटर ये हो गया, इसको आप क्या बोल रहे हो, D2 बोल रहे हो। ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज हो गया। आई मेरी बात समझ में? किसके कारण हुआ? इन फोर्सेस के कारण हुआ। ये सारे डिफॉर्मिंग फोर्सेस, ये डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा बी से। पक्का 100%? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट सेम है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये देखो हर जगह से एफ फोर्स लग रहा है। आप देख सकते हो कि नहीं, मैं पवन भी ऐसे बोलूंगा कि क्या कैमरे में ये इमेज दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से कि नहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। आप देखिए हर जगह से एफ फोर्स लग रहा है, और ये देखिए कंप्रेस हो जा रहा है। साइज शेप वही है, साइज चेंज हो गया है ना। शेप देखो क्यूब का ही है, साइज चेंज हो गया, छोटा क्यूब हो गया। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगा दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगा दिया। इससे क्या आई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई, या मैं बोलूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लाने की कोशिश की तो क्या आई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आई। चलिए, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एप्सिलॉन वी से। इट इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो यूनिटलेस, समझ गया कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना, तो आप पढ़ोगे वहां पे एक सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, वहां पढ़ोगे मटेरियल साइंस। ये सारी चीजें आपको वहां पर बहुत ज्यादा जाके डीप में पढ़ना है ना। और अगर आपने ये चीजें यहां समझ ली, तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। चलिए, अब आप बोलोगे सर उस सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए हम अभी से पढ़े क्या इसको? जरूरी है यार, यही तो बेस कहलाता है। बेस अच्छा नहीं करोगे तो दिक्कत होने वाली है। नाउ इट इज शेयरिंग स्ट्रेस। अब हमको किसकी बात करनी है, शेयरिंग स्ट्रेस की। देखो, मैं शेयरिंग स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं, बुरा मत मानना, मैं शेयरिंग स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं। लोग इसको किसी और तरीके से भी करते होंगे, लेकिन मैं टाउ से करता हूं। सर टाउ से तो टॉर्क होता है ना, देखो टाउ, जहां टॉर्क का यूज आएगा वहां मैं उस तरीके से करूंगा, जहां शेयर स्ट्रेस का यूज आएगा वहां मैं टाउ का यूज करूंगा। वैसे आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मिलेगा कोई क्वेश्चन में जहां पर आपको टाउ और जहां पे आपको टॉर्क और शेयर स्ट्रेस एक साथ दिख जाए। टेंशन वाली बात नहीं है, मैं ऐसे मानता हूं, तो यार प्लीज अब मैं क्या करूं, मेरी तो आदत हो गई है ना। चलिए, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, बहुत आसान है, आपको इमेजेस समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फोर्स लगना चाहिए उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए। ठीक है, of the surface of the object, then stress produced in the object is called shearing stress. Such a force tends to change the shape of object. जो force लगाओगे वो tangential force होना चाहिए, और tangential force upon area क्या बनाएगा, आपका shear stress बनाएगा। Very good. तो shear stress is nothing but tangential force upon area, cross sectional area। ठीक है ना, ACS बोल देता हूँ उसको मैं, cross sectional area। tangential force upon cross sectional area is shear stress। देखो, घिसावट होनी चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में घिसावट होनी चाहिए, और ये जो एरिया है, ये जो फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय ये एरिया, इसको आप क्या बोलते हो, शेयर स्ट्रेस। ये देखो,
ये दिख रहा है आपको, एक बॉडी उधर जा रही है, एक बॉडी इधर आ रही है। अरे ये देखो ना, एक कितना शानदार एग्जांपल है बीच वाला, देखो आ जाओ भाई वापस आ जा। ये देखो प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे है, एक प्लेट को पीछे खींचा जा रहा है, देखो खींच रहा है, इसको पकड़ के रखा है और एक प्लेट खींचे, क्या हुआ, शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ। कहां जनरेट हो रहा है शियर स्ट्रेस, ये इस सरफेस पे। कहां पे जनरेट हो रहा है, फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि शियर स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है वो कहां जनरेट हो रही है, यहां जनरेट हो रही है। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। सो ये एरिया, ये फोर्स अपॉन ये एरिया क्या बनाएगा, शियर स्ट्रेस बनाएगा। ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे इधर लगेगी शियर स्ट्रेस और इस वाले ऑब्जेक्ट पे इधर लगेगी। चलिए वेरी गुड। ये देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है, इसमें हमने बेस को क्या किया है, फिक्स किया है और ऊपर से टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो देखो ये खिसक गई बॉडी। अरे बुक, मोटी बुक लो, मोटी बुक को नीचे से पकड़ो और ऊपर से टेंजेंशियल फोर्स लगाओ तो खिसक जाती है ना, खिसक जाती है कि नहीं, बिल्कुल खिसक जाती है। तो ये जो स्ट्रेस आ रही है इस सरफेस पे, इसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। यूनिट में कोई चेंज नहीं। नोट फॉर दिस द अपोजिट सरफेस इज केप्ट फिक्स। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट सरफेस को फिक्स रखे हैं। इसमें आप देखो इसको हमने फिक्स करके रखा हुआ है। आई मेरी बात समझ में, तो जब हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम अपोजिट सरफेस को क्या कर लेते हैं, ज्यादातर 95% केसेस में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब शियर स्ट्रेस पढ़ लिया तो शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया किससे, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको गामा से, मतलब मैं करता हूं गामा से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो शियरिंग स्ट्रेन गामा इज नथिंग बट एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं जरा समझाता हूं आपको, कोशिश करता हूं, वैसे तो बड़ा आसान है। शियरिंग स्ट्रेन गामा इज इक्वल टू x बाय वाई। जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो यहां पर एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट आता है, ये जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अंग्रेजी समझने की कोई जरूरत नहीं है, बोलते हैं इसलिए बता दे रहा हूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो एक्स के क्या लिख लो भैया, डेल्टा एक्स लिख लो, यहाँ भी क्या लिख लो, डेल्टा एक्स लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, इसको काटो, इसको क्या लिख लो, डेल्टा एक्स बाय वाई, दिस इज योर शेयरिंग स्ट्रेन। आई मेरी बात समझ में, ओके। एंड यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, इसको मैं बोलता हूँ फाई, इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूं, फाई। ये फाई और कुछ नहीं है, दिस फाई इज नथिंग बट एंगल ऑफ शियर, क्लियर है, पक्का। मतलब आप ये बोल सकते हो कि tan फाई इज नथिंग बट डेल्टा एक्स बाय वाई, बोल सकते हो कि नहीं, हाँ सर बोल सकते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया है तो चलो भाई क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्टील वायर। कॉमन सेंस से करना भाई क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्टील वायर दैट कैन रिमेन हैंग्ड वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील इज दिस। अब देखो एक स्टील वायर है भाई, उसको मैंने वर्टिकली हैंग किया हुआ है, ठीक है ना, ये वर्टिकली हैंग कर दिया मैंने स्टील वायर को। अरे वर्टिकली क्या कर दिया, हैंग कर दिया मैंने स्टील वायर को। ये इसकी लेंथ थी L। अब लगातार इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कौन सा होगा मुझे बताओगे। अच्छा इसने तो नहीं बताया, कॉमन सेंस मेरा ये बोलता है कि इसका खुद का कुछ वजन होगा और वो नीचे की तरफ लगातार एक्ट करता रहेगा और वो कितना होगा, mg, ठीक है ना। अगर इस mg को ये एरिया मिल जाए, जिस एरिया पे ये mg लग रहा है, तो मैं स्ट्रेस बता दूंगा कितना होगा। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ फोर्स क्या है, वेट है, वेट अपॉन एरिया। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू वेट कितना है, वेट आप कैसे निकालोगे, m इंटू जी से, लेकिन m तो है ही नहीं ना, m तो है ही नहीं, तो क्या हुआ, डेंसिटी तो है, डेंसिटी ऑफ स्टील दे दी गई ना। तो डेंसिटी क्यों दी होगी, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, हाँ सर होगा। मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो फटाक से इससे क्या निकाल लो आप भैया, मास निकाल लो। तो मास हुआ डेंसिटी, डेंसिटी वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 टू द पावर 3। यार ये कलर आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 8 इंटू 10 टू पावर 3 ये डेंसिटी हुई। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, और लेंथ कितनी है, L है। तो आप यहां बोल सकते हो वॉल्यूम होगा A इंटू L, ठीक है, हाँ सर। ओके, तो ये इंटू जी, जी की वैल्यू आपको 10 दे दी गई है, डिवाइड बाय A। तो एरिया से ये एरिया कट गया। अच्छा आपको क्या चाहिए भैया, चलो तो क्या आपको इसकी लेंथ दी गई है, लेंथ आपको दी नहीं गई, तो चलो लेंथ आपको मैं गिवन दे देता हूं। लेंथ कितना है भैया, 1 मीटर। चलो लेंथ मान लो कितनी है, 1 मीटर है।
क्या आप इससे स्ट्रेस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सिग्मा इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू लेंथ है 1 मीटर इंटू 10 अपॉन 1, अपॉन तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका 8 इंटू 10 टू द पावर 4, यूनिट किस में आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? पक्का 100%? हाँ सर 100% है। यही पूछा है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ। नहीं, हमसे तो लेंथ पूछा, सॉरी 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 सॉरी, लेंथ पूछा था, मैं आपको गिवन क्यों दे दिया? पढ़ा नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई भैया, आई एम सॉरी। लेंथ हमसे पूछी गई है तो लेंथ हम निकाल लेते हैं। हमको तो ब्रेकिंग स्ट्रेस दी गई है ना यार, हमको स्ट्रेस दे के लेंथ पूछ रहा है। सॉरी फॉर दैट। यहाँ से एरिया काट के हमने हटा दिया, एल बचा। सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? कहाँ गया? ये दी गई है। चलो निकालते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू एल की वैल्यू हमको निकालनी है। आई एम सॉरी, मैंने आपको एल की वैल्यू दे दी, मुझे लगा मिसप्लेस तो नहीं हो गई हमसे, कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, प्रिंटिंग क्या बोलते हैं उसको, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। 10 टू द पावर 8 है, 10 टू द पावर 3 था, 10 टू द पावर 3 मैंने काटा, अरे 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 क्या क्या हट गया, क्या क्या हट गया, क्या क्या हट गया? हाँ 10 टू द पावर 3 मैंने यहाँ से काटा, यहाँ क्या बचेगा? 10 टू द पावर 5 बचेगा, एक और 10 काटो तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू द पावर 4 मीटर। ठीक है, पक्का 100%? हाँ सर बिल्कुल सही है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को दूसरे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं फालतू कंफ्यूज हो गया देख के, शायद इतने पास से मुझे दिखी नहीं होगी चीजें। नेक्स्ट इज अ रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 100 mm एंड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अब आप करेंगे, मैं आपको सिर्फ क्या दूंगा? हिंट दूंगा, ठीक है ना? आओ, क्वेश्चन क्या है? अ रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 100 mm, रेडियस है रॉड का 100 mm का, एंड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो वो एक mm में दे दी, एक सेंटीमीटर में दे दी, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए भैया कन्वर्जन भी। 100 न्यूटन फोर्स दिया है आपको कितना? 100 न्यूटन का, और वो कंप्रेसिव दिया है तो मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, है ना? कंप्रेसिव फोर्स दिया हुआ है, कंप्रेस अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रॉड, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछ रहा है कुल मिलाकर आपसे वो। तो ठीक है भाई, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको सीधा सीधा दे दिया गया है कितना? 100 न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया आपको निकालना है, रेडियस दे दिया है, एल दे दिया है, रेडियस दे दिया है, एल दे दिया है, ठीक है भाई। रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कैसे निकालोगे? तो एरिया इज नथिंग बट पाई बाय 4, रेडियस दिया तो पाई आर स्क्वायर कर देता हूँ, पाई इंटू 100 mm, 100 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। तो ये 10 टू द पावर 2 था, 10 टू द पावर 2, ये कितना हो गया? 10 टू द पावर -1 हो गया, कि पावर 2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। क्लियर है? हाँ सर, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स था तो आप यहाँ पे माइनस साइन लगा दो और बोल दो कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हुई है 10 टू द पावर 4 अपॉन पाई की। क्लियर? 100%? हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसको करता हूं मैं क्लियर, देख लीजिएगा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, है ना? कंसेप्ट एकदम परफेक्ट है, कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं, एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूं, है ना? हमने एफ अपॉन ए लगाया, एरिया हमको कैसे निकालना था? पाई आर स्क्वायर से। हमको रेडियस दिया हुआ है 100 mm का, 100 को मैंने किस में चेंज किया? मीटर में चेंज किया, क्योंकि फोर्स न्यूटन में था। तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 से मैंने mm को मीटर में चेंज किया, उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होना था, नीचे पाई आर स्क्वायर रखा, ठीक है ना? हम जानते हैं क्या कि ये है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 घूम के ऊपर चल जाएगा। हाँ ठीक है, बढ़िया, एकदम सारी कैलकुलेशन सही है। कभी कभी डर लग जाता है ना कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आ जाओ नेक्स्ट क्या है? इफ द एंगल ऑफ शेयर, वाह आ गया क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ शेयर इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ शेयर मतलब आपको फाई दे दिया है कितना? 30 डिग्री। चलो, फॉर अ क्यूबिकल बॉडी एंड द चेंज इन लेंथ इज 250 सेंटीमीटर, यानी कि डेल्टा एक्स आपको दे दिया गया है 250 सेंटीमीटर, यानी कि 2.50 मीटर, है ना? ठीक है, चेंज इन लेंथ। देन व्हाट मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल बॉडी, आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉडी निकालना है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉडी क्या होती है? एल क्यूब होती है, मतलब आपको एल निकालना है, ठीक। क्या आपको फाई, डेल्टा एक्स और एल क्यूब, इसमें रिलेशन पता है? हाँ सर पता है। क्या फॉर्मूला था? tan फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल, अगर आपको याद हो तो।
फाई की वैल्यू 30 है तो tan 30 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है 2.50 मीटर, ये 25 सेंटीमीटर 250 मीटर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। चलो कोई बात नहीं, जितना गिवन है उससे ही कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से तो वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलो 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एल, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एल की वैल्यू मिलेगी 2.50 मीटर डिवाइडेड बाय tan 30 यानी कि 0.577। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, पक्का 100%। चलिए भाई थोड़ा सा स्पीड हम पकड़ कर चल रहे हैं क्योंकि क्या है भाई, हमारा ये वन शॉट है, हमें सब कुछ कवर करना है एक ही वीडियो में। नेक्स्ट हुक्स लॉ, हुक्स लॉ आ गया भैया। हुक्स लॉ क्या थे, हमारे एक बहुत ही जाने माने पहचाने हुए क्या थे भैया, एक रिसर्चर थे जिनने क्या किया था, इलास्टिसिटी के ऊपर कुछ रिसर्च की थी। उनके हिसाब से उन्होंने बोला था कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। जब मैंने आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन दिखाई थी है ना, जिसमें मैंने स्टील के एक रॉड को लाके फंसाया था और उसे खींचा था, वो पूरा एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो हुक्स भाई साहब ने ही आपको बताया है, पूरा का पूरा, है ना, कि इलास्टिक लिमिट तक क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, इलास्टिक लिमिट पढ़ाई थी ना मैंने, हाँ, जिसके ऊपर बॉडी प्लास्टिसिटी शो करने लगती है ना, ओरिजिनल शेप और साइज तक नहीं आती, उसके लिए बोला है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन the stress in a body is proportional to the corresponding strain। क्या है, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। और ये कब तक होता है, आप जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, है ना। इलास्टिक लिमिट बोला जाता है बट एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक होता है। आप इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हुक्स लॉ याद रखो कि हुक्स लॉ के हिसाब से स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, हाँ सर, ओके, समझ में आ गया। नोट द मॉड्यूलस ऑफ, अच्छा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गई, ये कहां से आई, इसके बारे में बात करना जरूरी है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा E इंटू एप्सिलॉन, ये E क्या है, E इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, E इज नथिंग बट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इट इज अ इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, ओके सर। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। याद रखना भैया, ये किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का मटेरियल है और टेम्परेचर कितना है बॉडी का, इसके हिसाब से ये चीजें चेंज हो जाती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन याद रखना ये रिलेशन तभी तक वैलिड है जब तक इलास्टिक लिमिट, या मैं बोलूं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, या मैं बोलूं स्मॉल डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन ज्यादा हुए तो आप पहुंच जाओगे प्लास्टिक रेंज में, आप पार कर जाओगे इलास्टिक लिमिट को, हुक्स लॉ वहां वैलिड नहीं होता है, स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए होता है। आई बात समझ में? अच्छा, कोई भी मटेरियल हो, हर मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता ही होता है, क्योंकि हर मटेरियल थोड़ा बहुत क्या होता है, इलास्टिक होता ही है। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा कि कोई मटेरियल बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, उसमें बिल्कुल इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आगे बढ़े, हाँ सर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेज अप्लाइड ऑन द बॉडी, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 3 टाइप। 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है भैया, यंग्स मॉडुलस को आप बताते हो ई से रिप्रेजेंट करते हो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप के से बताते हो, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आप जी से बताते हो। किससे? जी से। आई बात समझ में? हाँ सर। अगर मैं हुक्स लॉ की बात करूं तो तीनों ही केसेस में हुक्स लॉ लगते हैं फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, है ना। अगर मैं बात करूं भैया यंग्स मॉडुलस के लिए, तो यंग्स मॉडुलस में आप बोलते हो सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, ई इंटू एप्सिलॉन। अगर मैं बात करूं बल्क मॉडुलस के केस में, तो आप बोलते हो डेल्टा पी या पी इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में नेगेटिव क्यों आता है, इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप वॉल्यूम डिक्रीज करते हो। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि स्फीयर में हम बाहर से फोर्सेस लगा रहे थे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम किया आपने, तो चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन पहले से लगा होता है, जो ये बताता है कि वॉल्यूम क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। चलिए, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो इसके लिए आप हुक्स लॉ बोलते हो टाउ इज इक्वल्स टू जी इंटू गामा। दिस इज हुक्स लॉ फॉर दिस केस, दिस इज हुक्स लॉ फॉर दिस केस, कहाँ गया, दिस इज हुक्स लॉ फॉर दिस केस, एंड दिस इज हुक्स लॉ फॉर
दिस केस। आई बात समझ में, है ना? चलो भैया, मतलब यहां पर जो मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन बताया, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में रिलेशन था। यहां पर जो आप रिलेशन देख रहे हो वो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच में देख रहे हो। यहां पर आप जो रिलेशन देख रहे हो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच में देख रहे हो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बीच में देख रहे हो। आई मेरी बात समझ में? जो अल्टीमेटली प्रेशर बनेगा आगे जाके आप देखोगे। पक्की बात, 100% समझ में आया? हाँ सर। तो ये सारी चीजें जो हुक्स लॉ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये कब तक वैलिड है? जब तक आप स्मॉल डिफॉर्मेशन की बात करो, या मैं बोलूं मोटे भाषा में इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात करो। आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी अभी भी बाकी हो, अभी वो प्लास्टिक रेंज में ना गई हो, मतलब अगर आप फोर्स हटाओ उस बॉडी से, एक्सटर्नल फोर्स हटाओ तो ओरिजिनल शेप और साइज में जाने की कोशिश करे, तभी तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया और वो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, तो हुक्स लॉ वहां पर वैलिड नहीं होता है। ये बात समझ लेना, ठीक है? चलिए बात करते हैं एक एक करके। आ जाओ, किसके बारे में हमको बात करना है? हमको बात करना है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। मेरी बात, ये बात ध्यान सुनना, बहुत 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 ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है कि सर स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है ना? ये क्वेश्चन आता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है और स्टील, है ना? तो आप अगर देखोगे तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर रबर। ये मैं आपको प्लीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, समझना। तो इसलिए बोला जाता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन, स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी देन, या मैं बोलूं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, इलास्टिक देन रबर। ऐसा क्यों बोला जाता है, जरा समझना फटाफट इसको। देखो, E इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सही बोला कि नहीं बोला मैंने? हाँ सर सही बोला। ये क्या है? ये क्या है? दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है? मतलब ये डिफॉर्मेशन को बताता है। आई मेरी बात समझ में? जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। अरे भाई, एप्सिलॉन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू होगी इसका मतलब यह है कि उतना ही ज्यादा डिफॉर्मेशन हुआ है। बिल्कुल, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना कम क्या होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, या मैं बोलूं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आई। देखो, किसी भी बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, मान लो रबर है ना, ये स्टील है, समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज स्टील, एल लेंथ है, ठीक, एंड दिस इज रबर, ये भी किस लेंथ की है? एल लेंथ की। अब दोनों में ही आपको डेल एल और डेल एल का डिफॉर्मेशन लाना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। किस में डिफॉर्मेशन लाना ज्यादा टफ होगा? दोनों में डेल एल का डिफॉर्मेशन लाना है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। सर इसमें डिफॉर्मेशन लाना ज्यादा टफ होगा, तो जिस भी बॉडी में अगर मैं डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करूं और उसमें डिफॉर्मेशन लाना ज्यादा टफ हो, तब हम बोलते हैं कि भैया उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। नहीं आया समझ में? कुछ समझ नहीं आया सर? कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए एक बार डेफिनेशन पर चलते हैं और मैं इस चीज को फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। प्लीज समझने की कोशिश करना अगर आपको वहां समझ नहीं आया तो। इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी दैट मेजर्स द टेंसाइल और कंप्रेसिव स्टिफनेस। कोई बॉडी कितनी ज्यादा स्टिफ है, ये मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ऑफ अ सॉलिड मटेरियल व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड लेंथवाइज। फिर से कोशिश करूंगा मैं आपको वही चीज अब समझाने की। देखो, मैंने आपको बोला कि मेरे पास एल लेंथ की एक स्टील की स्पेसिमेन है, ये स्टील है, ये स्टील का स्पेसिमेन है, और मेरे पास एल लेंथ का क्या है? रबर का स्पेसिमेन है, ठीक? मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें 1 mm का डिफॉर्मेशन लाना है, इसमें 1 mm का डिफॉर्मेशन लाना है, ठीक? मुझे बताओ किसमें डिफॉर्मेशन लाना ज्यादा टफ होगा? स्टील में ज्यादा टफ होगा डिफॉर्मेशन लाना या रबर में ज्यादा टफ होगा डिफॉर्मेशन लाना? बताओ मुझे। सर मेरे हिसाब से स्टील में 1 mm का डिफॉर्मेशन लाना ज्यादा टफ होगा।
तो मुझे बताओ ये ज्यादा स्टिफ हुआ कि ये ज्यादा स्टिफ हुई? सर ये स्टील जो है वो ज्यादा स्टिफ हुआ। सेम डिफॉर्मेशन लाने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा किसमें? स्टील में, और तभी मैं बोलता हूं कि स्टील का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है। सर एक बार आप ना मुझे एक्सप्रेशन में ये बात शो कर दो तो मैं समझ जाऊंगा, ये तो आपने बातों बातों में बता दिया, ठीक है, ये भी फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो। देखो E इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मानते हो या नहीं मानते? ठीक, यहां पर एक L लेंथ की वायर मैंने आपको दे दी है, उससे मैंने M मास लटका दिया है, ठीक है ना। ये मैंने t इज इक्वल टू 0 पे देखा, और थोड़े टाइम बाद t इज इक्वल टू t पर मैं देख रहा हूं कि भैया जो लेंथ ऑफ वायर L थी वो अब L प्लस डेल एल हो गई है। टोटल लेंथ वायर की कितनी हो गई है? L प्लस डेल एल हो गई है, L प्लस डेल एल हो गई है, ठीक है सर, समझ गए, L प्लस डेल एल हो गई। मुझे ये बताओ यहां पर फोर्स कितना लगा होगा इस वायर में? तो आप बोलोगे सर फोर्स लगा होगा mg के बराबर। किसके बराबर फोर्स लगा होगा? mg के बराबर। अभी या मान लो, चलो छोड़ो mg मत देखो, आप बोलो f फोर्स लगा है। कितना फोर्स लगा है? f फोर्स लगा है, ठीक। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो? f बाय a लिख सकते हो, जिसमें a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, ठीक है सर। सिग्मा इज नथिंग बट f बाय a। एप्सिलॉन को आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिख सकते हो, हाँ कि ना? हाँ सर लिख सकते हैं। तो सर जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज नथिंग बट FL अपॉन A इंटू डेल्टा L, FL अपॉन A इंटू डेल्टा L, ठीक है। मान लो अगर इसी स्टील के स्पेसिमेन में मैं F फोर्स लगा दूं, ध्यान से सुनना, इसी रबर के स्पेसिमेन में मैं F फोर्स लगा दूं, ठीक। अभी 1 mm हटा दो। अब मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों का L सेम है, दोनों में लगने वाला फोर्स सेम है, ठीक है। F कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, L कांस्टेंट हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है दोनों का। अब आप मुझे बताओ इस F फोर्स और इस F फोर्स के कारण किस में डिफॉर्मेशन ज्यादा आ पाएगा? आप बोलोगे सर डिफॉर्मेशन रबर में ज्यादा आएगी, है ना। डिफॉर्मेशन in rubber is greater than deformation in steel। बिल्कुल सही लिखा मैंने, है ना। किस केस में? जब दोनों में F फोर्स लगा हो, दोनों में सेम फोर्स लगा हो, दोनों की लेंथ क्या हो? सेम हो। तो हम बोल सकते हैं उस केस में E is inversely proportional to change in length। किस केस में? when F and L is constant और एरिया भी क्या हो? दोनों वायर का सेम हो। तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि E is inversely proportional to डेल्टा L। यानी कि अब आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि बताओ स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर, स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर। अब स्टील में डिफॉर्मेशन लाना ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू रबर, इसलिए हम बोलते हैं कि E जो है स्टील का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रबर। आई बात समझ में? ठीक, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑल अबाउट टेंसाइल और कंप्रेसिव स्टिफनेस। कोई भी मटेरियल टेंसाइल और कंप्रेसिव में कितना ज्यादा स्टिफ है वो बताता है हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और क्लियरली स्टील ज्यादा स्टिफ होता है एज कंपेयर टू रबर। पक्का 100% समझ में आया? तो आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर आगे बढ़ जाओ। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, FL अपॉन A इंटू डेल्टा L, FL अपॉन A इंटू डेल्टा L, ठीक है ना। F की वैल्यू कहीं कहीं mg भी हो सकती है, जैसे इस केस में आप F की वैल्यू mg ले सकते थे। FL अपॉन A इंटू डेल्टा L। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूं क्लियर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है, सेम यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए वेरी गुड। इट इज अ मेजर ऑफ कंप्रेसिव और टेंसाइल स्टिफनेस। ये डाउट आपके मन में हमेशा रह जाता है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको क्लियर कर दिया है। यंग्स मॉडुलस इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड है, एंड नॉट फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। लार्जर द वैल्यू ऑफ E फॉर अ मटेरियल मोर इलास्टिक इट वुड बी। जितनी ज्यादा E की वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा इलास्टिक कहलाएगा। फॉर दिस रीजन स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। और स्टील का E ज्यादा क्यों होता है ये याद रखना, हमेशा ये याद रखना। स्टील का E क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि स्टील और रबर के कंपैरिजन में डिफॉर्मेशन रबर में लाना आसान है। डेल एल रबर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल एल ऑफ स्टील। तो जिसका डेल एल ज्यादा उसका E कम, जिसका डिफॉर्मेशन कम उसका E ज्यादा।
चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल विच हैज स्मॉलर वैल्यू ऑफ ई इज मोर डक्टाइल। ठीक है, जिसका ई कम होता है वो कम स्टिफ होता है, ज्यादा डक्टाइल होता है, कम स्टिफ होता है, ज्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है ना। द मटेरियल विच हैज स्मॉलर वैल्यू ऑफ ई यानी कि लेस स्टिफ, मोर डक्टाइल। चलो, फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, कोई बॉडी जो कि परफेक्टली रिजिड बॉडी है उसके लिए ई की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर करता हूं। चलिए, सारे नोट पॉइंट थे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग मेरे साथ, बिल्कुल है ना, आपको एक साथ हाथ पैर चलाने हैं क्योंकि भाई वन शॉट में हमको सब कुछ कवर करना पड़ता है एक बार में, इसलिए प्लीज आप लोग भी पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, पानी लेकर बैठा करिए, क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, if a wire of length 4 मीटर, लेंथ दे दी 4 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया गया 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, वायर का एरिया 2 मीटर स्क्वायर का नहीं हो सकता, 2 mm स्क्वायर होगा, ये पक्की बात है। 2 मीटर स्क्वायर तो बहुत ज्यादा एरिया होता है, 2 mm स्क्वायर होगा, ठीक है। इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन, ठीक है, फोर्स दे दिया है आपको कितना, 3 किलो न्यूटन, यानी कि 3000 न्यूटन, सीधे लिख देता हूं, ठीक है ना। डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, आपको क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है। यंग्स मॉडुलस आपको मटेरियल का दे दिया है कितना, E इज इक्वल्स टू 110 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, E इज नथिंग बट F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल। क्या क्या गिवन है, लिखो, E गिवन है 110 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F की वैल्यू है 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन, L की वैल्यू है 4 मीटर, ठीक, डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है 2 mm स्क्वायर। अब देखो mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लो भैया 10 टू द पावर -3 2 mm स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, सही है। mm को मीटर में चेंज किया और स्क्वायर कर दिया, वेरी गुड। क्या बचा क्या बचा क्या बचा, डेल एल, डेल एल हमको फाइंड आउट करना है, तो चलो भाई डेल एल फाइंड आउट करते हैं। डेल एल को इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, 110 इंटू 10 टू पावर 9 और डेल एल को इधर लिख दो। चलो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाओ। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 110 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है ना। 10 टू द पावर 6 -6, इससे गया क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा, -6 + 9 इज 3। 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 3 ऊपर क्यों जाएगा यार, यहीं से कट जाएगा ना, 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 मैंने काट दिया, क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। नहीं 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 सर, नहीं 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 नहीं, क्या किया मैंने भाई, मैंने ये बोला कि यहाँ पे था 10 टू द पावर -6, यहाँ था 10 टू द पावर 9, ठीक, ये -6 पूरा पूरा चला गया, यहाँ क्या बचा, 10 टू द पावर 3 बचा, 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 चला गया, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय 110, ये आएगा क्या आपका चेंज इन लेंथ, 6/110 मीटर। क्लियर है, पक्का समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो बिल्कुल सही किया है हमने, हमने फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज गिवन थी सब पुट करी, और जो अननोन था वो फाइंड आउट कर लिया ना यार, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने सब कुछ काट पीट दिया, एकदम सही है। 6/110 मीटर इज योर चेंज इन लेंथ, जो आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ओहो, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे पतला क्यों हो गया बेटा तुम, के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, कैपिटल के से। क्या होता है, देखो आपको मैं समझाता हूं, हम क्या कर रहे हैं, एक क्यूब ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसका वॉल्यूम क्या है, V0 है, ठीक है ना, इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, P0 लग रहा है। तो प्रेशर के लिए आप जानते हो कि भाई इस पे हर जगह से परपेंडिकुलर फोर्स लगी रहा होगा, और परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बना रहा होगा, प्रेशर बना रहा होगा, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर फोर्स हर जगह से लग रहे हैं वो क्या करेंगे, हर जगह से इसको कंप्रेस करेंगे, उसके वॉल्यूम को कम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए भैया वॉल्यूम कम हो गया, अब फाइनल वॉल्यूम जो हुआ, पहले V0 था, फाइनल वॉल्यूम V हो गया। आई मेरी बात समझ में, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, V0 माइनस डेल्टा V। क्लियर है, हाँ सर। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी आई होगी, फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ V, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V0 डिवाइड बाय V0। क्या ये वैल्यू नेगेटिव में आनी है,
क्या ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी? हाँ, ये वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ है? कम हुआ है, कंप्रेस हुई है बॉडी। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात। ठीक है, तो फॉर स्मॉल स्ट्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भैया अगर लार्ज स्ट्रेन आ गई तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, फिर आप हुक्स लॉ नहीं लगा सकते। और इसके लिए हुक्स लॉ कैसे वैलिड होता है? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू एप्सिलॉन वी। ठीक है ना, अभी समझेंगे इसको। एप्सिलॉन वी समझ जाओ क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये नेगेटिव ही आती है ना। वॉल्यूम क्या होती है? कम ही होती है। ये नेगेटिव आपको क्या बताता है? साइन की वॉल्यूम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस to the volumetric strain is called the bulk modulus of the material of the body. It is denoted by K. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, K is nothing but negative of change in pressure, यानी कि मैं बोलूंगा पहले P प्रेशर लग रहा था, देखो पहले P लग रहा था, P नॉट लग रहा था, फिर P नॉट प्लस P लगने लगा, है ना। पहले क्या लग रहा था? P नॉट लग रहा था, फिर P नॉट प्लस P लगने लगा, तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ? P हुआ ना। आई मेरी बात समझ में? चेंज इन प्रेशर कितना हुआ? P। कितना प्रेशर बढ़ाया है आपने? P प्रेशर बढ़ाया है, देखो क्लियर है। तो यहां हम क्या रखते हैं? चेंज इन प्रेशर लगते हैं, ठीक है ना, विच इज नथिंग बट F परपेंडिकुलर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो आपने डेल्टा P रखा है, ये जो आपने डेल्टा P रखा है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है? F नेट, F परपेंडिकुलर अपॉन A ही है, डरने वाली बात नहीं है। चलिए, तो इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? ये देखो, यही होती है, यही होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हाँ सर यही होती है। आई मेरी बात समझ में? ये माइनस साइन हम पहले से इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, ये वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए इसलिए हम यहाँ पर पहले से एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर एक मैंने माइनस लगाया। दिस इज योर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। इसकी यूनिट क्या होती है? देखो ये तो यूनिटलेस हुआ, ये चीज क्या हुई? यूनिटलेस हुई। तो इसकी यूनिट किसके बराबर आई? प्रेशर के बराबर, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? परफेक्ट सर। हाँ, तो आपको ये वहीं देखने को मिलेगी जहां पर हर जगह से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा और वॉल्यूम में क्या आ रहा होगा? डिक्रीज आ रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रही होगी क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन्वॉल्व है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, K इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि रिजिड बॉडी के लिए बताओ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? तो वो होता है इनफाइनाइट। क्यों? कोई बता सकता है मुझे? कोई मुझे कमेंट में ये बात बता सकता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिड बॉडी के लिए इनफाइनाइट क्यों होता है? सर इसलिए होता है क्योंकि जो रिजिड बॉडी होती है उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थोड़ी ना आएगा। रिजिड बॉडी में कोई भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं आएगा, है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि रिजिड बॉडी के लिए, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है 0। और जब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 कर दोगे तो K क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। एक और दिमाग में सवाल आता है कि सर वॉल्यूम जब हम डिक्रीज कर रहे हैं, जब हम वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी में भी तो चेंज आना चाहिए। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्या? जब आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो डेंसिटी में भी तो चेंज आना चाहिए क्योंकि डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब आपने डेंसिटी अगर आपने वॉल्यूम अगर चेंज करा दिया तो डेंसिटी में तो चेंज आना लाजमी है। तो यहां पक्की बात है कि डेंसिटी का कोई ना कोई रिलेशन होने वाला है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, बिल्कुल होने वाला है। और वो क्या है? जब आप मान लीजिए आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो डेंसिटी क्या हो गई भाई? डेंसिटी रो से चेंज होगी, रो डैश हो गई, है ना। आपने क्या लगाया भैया? फोर्स लगाया, आपने कंप्रेस किया, आपने क्या किया? कंप्रेस किया, तो डेंसिटी चेंज होके रो डैश हो गई। ठीक है, तो रो डैश और रो के बीच में क्या रिलेशन आएगा? आइए देखिए, रो डैश इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस डेल्टा P अपॉन K। दिस इज द रिलेशन जिसका आप यूज करोगे। एक क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा आगे जाके जहां पर इसका आपको यूज समझ में आ जाएगा कि कंप्रेस करने के बाद डेंसिटी में क्या चेंज आया है, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा आपको? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार रिलेशन आपके सामने आ गया है, आप समझ गए हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी की। किसकी बात करते हैं? कंप्रेसिबिलिटी की। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कंप्रेसिबिलिटी इसके बाद है क्या? हाँ, कंप्रेसिबिलिटी इसके बाद है। चलिए क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज। देखो चेंज इन प्रेशर आया ना, प्रेशर इन चेंज इन प्रेशर ही पूछेगा आपसे। कई कई जगह आपको बुक में फॉर्मूला ऐसा दिया रहेगा। देखो डेल्टा कहाँ गया, डेल्टा पी की जगह, अरे भैया आजा, हाँ डेल्टा पी की जगह आपको पी लिखा दिखेगा, लेकिन वो पी नहीं होता है, वो चेंज इन प्रेशर ही होता है। ये बात याद रखना, बता चुका हूं मैं आपको। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे आप। हाउ मच should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.10%? compress it by 0.01%, यानी कि आपको यहां पे परसेंट चेंज इन वॉल्यूम दिया, या मैं बोलूं आपको यहां पे परसेंट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दी है। क्या दी हुई है आपको? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन परसेंटेज में दी गई है। ठीक है, चलो तो परसेंटेज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको दी गई है कितनी? 0.10%। लेकिन हमको इसको किस में चेंज करना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में चेंज करना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट 0.10 डिवाइड बाय 100। इसका मतलब 1, ओहो लाल कलर के पेन तुम चल क्यों जाते हो भाई? 1 × 10⁻³ ठीक है ना। अच्छा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव में होती है तो माइनस लगा दूं। ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए लगाया है, मुझे पता है नहीं भी लगाऊंगा तो भी मुझे पता है कि यहां होना चाहिए, वो मेरी समझ है। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम वॉल्यूम कंप्रेस करते हैं ना, तो फाइनल वॉल्यूम हमेशा इनिशियल वॉल्यूम से कम आती है। अरे भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, एंड v इज लेस देन v0। तो ये वैल्यू हमेशा किस में आनी है? नेगेटिव में आनी है, मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूं, माइनस लगा के आगे, पहले से माइनस लगा के इसको क्या कर देता हूं? पॉजिटिव कर देता हूं। आई बात समझ में? ठीक है सर। तो यहां पर मैंने माइनस साइन लगा दिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास आ गई है। और क्या क्या दिया है आपको? आपको दिया है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। अब आप देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर दिया है, मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है किसके लिए? सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया यार मैं, तो यहां लिखना पड़ेगा इस बात को कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड के लिए भी होता है, सॉलिड के लिए भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के लिए भी एग्जिस्ट करता है और गैसेस के लिए भी एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? अच्छा अगर हम E की बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एग्जिस्ट करता है? सॉलिड के लिए एग्जिस्ट करता है, लिक्विड के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिक्विड लिखना और काट देना, लिक्विड लिखना और काट देना। और किसके लिए एग्जिस्ट करता है? गैसेस के लिए एग्जिस्ट करता है? नहीं, यह भी गलत है। याद करने का अच्छा तरीका बता रहा हूं, लिखो और काट दो ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई मैंने इसको काटा था। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करता है सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोला गया K की वैल्यू ले लो, तो K की वैल्यू हमने ले ली 2.2 × 10⁻⁹ पास्कल। ठीक है, पूछा क्या गया है? चेंज इन प्रेशर पूछा गया है। रिलेशन क्या है? K इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इस चीज को आप क्या बोलते हो? इस चीज को आप बोलते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि K इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लिया है? बिल्कुल निकाल लिया। चलो आओ, तो K इज इक्वल टू माइनस P डिवाइडेड बाय कितना आया है यहाँ पे? माइनस ऑफ 1 × 10⁻³ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, माइनस से माइनस कटा, डेल्टा P अपॉन 1 × 10⁻³ K की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.2 × 10⁻⁹ पास्कल। चलो तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा P इज नथिंग बट 2.2 × 10⁻⁹ × 1 × 10⁻³ तो 9 और -3 कितना बचा? 10⁻6 बचा, 10⁻6 पास्कल। अब आप यहां जरा बुद्धि चलाओ अपनी। इतना अगर आप प्रेशर चेंज ले आते हो, अगर आप इतना प्रेशर चेंज ले आते हो तो आप क्या करोगे? आप वाटर में इतना वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज चेंज जनरेट कर सकते हो। यही बात समझ में? अरे भैया अगर आप इतना प्रेशर चेंज ले आते हो वाटर के ऊपर, तो आप वाटर में कितना परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ले आओगे? 0.10% लिखा तो है। आई मेरी बात समझ में? लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसकी तो डेंसिटी चेंज नहीं होती है। बाबा अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, तो डेंसिटी वाटर की चेंज हो सकती है,
हो सकता है 1% चेंज हो सकता है ½ % ही चेंज हो सकता है 1.25% चेंज हो। आई मेरी बात समझ में? लेकिन उसके लिए हमको जो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा वो इतना ज्यादा होगा, जो हमारी रीच के बाहर है ना। तो हम इसलिए बोल देते हैं कि वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, मान लेते हैं ये, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वाटर इनकम्प्रेसिबल नहीं है। ये देखो ना, क्वेश्चन में हमने बता दिया यार कि अगर आप इतना प्रेशर बढ़ा दोगे तो आप इतना परसेंटेज चेंज आप क्या ले आओगे भैया, उसकी वॉल्यूम में चेंज ले आओगे। और अगर आप वॉल्यूम में चेंज ले आए, डेंसिटी में भी चेंज आ जाएगा। समझे बात कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। अरे भैया ये फॉर्मूला देखो ना, इस फॉर्मूले में डेल्टा पी की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई, पुट करो। के की वैल्यू आपको वाटर के लिए दी गई है, पुट करो, ठीक है ना। डेंसिटी आपको वाटर की पता है 1000 होती है, आपके पास क्या जाएगा, रो डैश आ जाएगा, आपको चेंज आ जाएगा कितना, आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी अब कितनी हो गई है इतने प्रेशर चेंज लाने से। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। चलिए तो हम मान लेते हैं कि वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इसको करता हूं क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है कंप्रेसिबिलिटी बीटा। कंप्रेसिबिलिटी बीटा, बीटा और कुछ नहीं है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या? The reciprocal of bulk modulus of elasticity of the material of a body is called the compressibility of that material. ठीक है, ठीक है, मतलब बीटा is nothing but it is inverse of bulk modulus of elasticity. अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या होगी? K की यूनिट होती थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। क्या आप इसका डायमेंशन लिखकर बता सकते हो मुझे? मैं कमेंट में आपका इंतजार करूंगा, प्लीज मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर बताइए। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी भी हर चीज के लिए एग्जिस्ट करती है। कंप्रेसिबिलिटी भी सॉलिड के लिए निकलेगी, गैस के लिए निकलेगी और लिक्विड के लिए निकलेगी। ठीक, जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतने ही ऑब्जेक्ट वो उतना कम कंप्रेसिबल होगा। क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट कम कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करें सॉलिड के लिए के क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। फॉर सॉलिड के बहुत ज्यादा होता है, सॉलिड के लिए के क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सॉलिड के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए सॉलिड कंप्रेस नहीं होते। उसकी डेंसिटी क्या रहती है, सॉलिड की कांस्टेंट रहती है। आई मेरी बात समझ में? इसके बाद किसकी बारी आती है? इसके बाद बारी आती है लिक्विड की, और इसके बाद बारी आती है किसकी, गैसेस की। ये तो आप समझ गए होंगे। गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, इसलिए उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होता है ना। इसके लिए बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है गैसेस के लिए, लेकिन के की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। सिंपल। चलिए नोट पर बढ़ते हैं आगे। द बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर ऑल सॉलिड्स। देखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए डिफाइंड है। वैल्यू ऑफ बीटा, क्या? वैल्यू ऑफ बीटा फॉर सॉलिड्स आर मच लार्जर। नहीं, वैल्यू ऑफ के, समझ गए कि नहीं? वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड्स आर मच लार्जर देन फॉर लिक्विड्स एंड देन फॉर गैसेस। समझ गए? मतलब अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो के जो है वो सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का होगा और फिर गैसेस का होगा, है ना। बीटा की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड का बीटा सबसे कम होगा, उसके बाद उसके बाद लिक्विड होगा और उसके बाद गैसेस होगा, उसके बाद बीटा किसका होगा, गैसेस का होगा। सिंपल, पक्का? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, इसको भी करता हूं मैं क्या, क्लियर। आओ, अब शायद क्वेश्चन होगा आपकी आंखों के सामने। हाँ भाई, न्यूमेरिकल आ गया है। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल हो सकता है, तो प्लीज अपने आप का दिमाग आप थोड़ा सा यूज करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। क्वेश्चन आने के बाद अपने वीडियो को पॉज करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर जो आया वो मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। या प्रोसेस तो मैच करे, आंसर चलो गलत हो जाए लेकिन आपने प्रोसेस तो सही ली है कि नहीं, ये तो चेक करो। चलो, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा,
आपको डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अच्छा 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 अच्छा, तो वॉल्यूम दिया है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर -2 की पावर 3, ये हो गया मीटर क्यूब, ठीक है, अंडर प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर। चलिए आपको दिया है 100 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 100 एटमॉस्फेयर, इसको अगर मैं पास्कल में चेंज करना चाहूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। हो गया क्या चेंज? हाँ सर हो गया। और क्या दिया है कंप्रेसिबिलिटी दी है भैया, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि आपको बीटा दिया हुआ है कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -5। अच्छा यार हम सबसे पहले तो हम बीटा को तो नहीं जानते, हम जानते हैं किसको, के को, ठीक है, एंड बीटा इज नथिंग बट 1/k। तो लो भैया के निकाल लेते हैं 1/बीटा करके, वो कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -5, 4 इंटू 10 टू द पावर -5, ऊपर ले जाओ इसको, तो 1/4 इज 0.25 इंटू 10 टू द पावर 5 एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। अच्छा क्योंकि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट में दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर लो किसमें चेंज कर लो यार, लेकिन करने की जरूरत है क्या, करने की जरूरत है क्या? हाँ कर लेते हैं यार, कर लेते हैं। इसको हम चेंज करते हैं किसमें, पास्कल में। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो किससे 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया भैया पास्कल। समझ गया होगे ना, एक ATM इज नथिंग बट 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। यार इतना तो आपको पता होना चाहिए, हम इतनी आगे आ गए हैं, टर्म 2 एग्जाम देने आ गए हैं, तो भैया हमको ये पता होना चाहिए ना। हाँ सर पता होना चाहिए। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, हमको पहुंचना है चेंज इन वॉल्यूम तक, है ना। हम जानते हैं ये फॉर्मूला है हमारे पास, K इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। ये माइनस वैसे इसके आगे लगा होता है, डेल्टा V अपॉन V, ठीक। डेल्टा V हमें पता करना है, K हमें पता चल गया है, K हमें पता चल गया है, डेल्टा P हमें पता चल गया है, V हमें पता है, तो वैल्यू पुट करते हैं ना, किस बात की देरी है। चलो K की वैल्यू है कितनी 0.25 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी कि 10 टू द पावर 10 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 7, कोई दिक्कत नहीं सर। डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V माइनस ऑफ डेल्टा V बाय V। V कहाँ है, V कहाँ है, V कहाँ है, V इज दिस 100 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब बची है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डेल्टा V की, जो आपको फाइंड आउट करनी है। कोई बड़ी बात है क्या? अरे भैया कोई बड़ी बात है क्या? नहीं सर बिल्कुल। तो काटो ना भैया, ले जाओ इसको ऊपर, ये 10 टू द पावर -6 ऊपर पहुंचा, ठीक, 100 ऊपर पहुंच गया, 100 ऊपर पहुंच गया, 1.013 कट गया यार, ये डेल्टा V इधर ले जाता हूँ, डेल V इधर ले जाता हूँ माइनस में, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर 10। इसको उठाओ यहाँ ले जाओ माइनस डेल्टा V, ठीक। ये कटा, ये हुआ 10 टू द पावर 3, ये हुआ 10 टू द पावर 7, है ना। ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 10 टू द पावर 7 था, -6 था, तो 10 टू द पावर 1 बचा, है ना। ये हुआ 10 टू द पावर 3, ये हो गया 10 टू द पावर 3, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक, डिवाइड बाय 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 ऊपर गया तो 10 टू द पावर -10 हो गया, -10 प्लस 3 क्या हुआ -7, है ना, -7, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर क्यूब। लो भैया चेंज इन वॉल्यूम -4 इंटू 10 टू द पावर क्यूब आ गया, क्लियर। अब मीटर क्यूब में यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, तो इसको चेंज कर लो यार सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू -0.4 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया चेंज इन वॉल्यूम। चलो भाई वेरी गुड, आगे बढ़े, क्लियर करें इस क्वेश्चन को। हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो गया है हमारा डन, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी। लो भैया डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, वो फॉर्मूला लगाना है सीधा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, रो डैश इज इक्वल्स टू रो ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा P अपॉन K। क्या क्या गिवन है जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको शुरुआत की डेंसिटी दी गई है 11.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चेक करेंगे कि इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। फाइंड आउट क्या करना है, रो डैश, नई डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है। चेंज इन प्रेशर कितना आया, चेंज इन प्रेशर आ गया है आपका 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस ऑफ लेड आपको के दिया हुआ है कितना, 8 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए भैया, तो डेल्टा पी गिवन है, के गिवन है, रो गिवन है, रो डैश निकालना है। कोई बड़ी बात, इन दोनों का रेशो होने वाला है, यूनिट सेम है तो यूनिट कट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ नंबर आएगा, एक नंबर आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो रो डैश हमको फाइंड आउट करना है, सटासट लिखते हैं। रो डैश इज इक्वल्स टू, रो कितना है 11.4, यही है ना, हाँ, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁹, 8 इंटू 10⁹, ये कट गया, 2 4 ज़ा 8, ये कटा कितना आया, चलो 1/4, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.25 इंटू 1/4, 0.25, 1/10, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। क्लियर। तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसा, चलिए भैया, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में क्या 11.4 रो डैश। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको रो डैश मिल जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और वो आएगा लगभग रो डैश लगभग आएगा 11.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं था, ये सिंपल फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को लिखना था, जो वैल्यू गिवन थी उसको पुट करना था, आंसर निकालना था, सिंपल सिंपल यार। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, इसको भी कर देता हूं मैं क्लियर, आ जाओ। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल जी। हुक्स लॉ कैसे वैलिड होता है इसमें, टाउ इज इक्वल्स टू गामा जी। अच्छा, इसमें एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, उसको मैं यहां पर और क्लियर कर दूंगा। दिस इज गामा, ओके। When a body is acted upon by an external force tangential to a surface, बता चुका हूं आपको मैं कि भैया आप जब कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो उससे टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होता है, और क्या आती है, शेयरिंग स्ट्रेन आती है, या बोलूं शेयर स्ट्रेन आती है। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड। एंगल ऑफ शेयर भी मैं आपको बता चुका हूं, नहीं बताया मैंने आपको, बताया है ना। अरे बाबा, सटासट देखेंगे, आओ सटासट देखेंगे, इसको करता हूं क्लियर। देखो, ये है हमारा एक, ये लो बेस, ठीक है। इसमें मैंने एक मोटी किताब रख दी, ये है मेरी मोटी किताब, ठीक। फिर मैंने इस पे क्या लगाया, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया F। इस टेंजेंशियल फोर्स F के कारण क्या हुआ भैया, इनके फाइबर खिसके, ये लो भैया खिसक गई, और ये ऐसा हुआ कुछ, ठीक है ना। इसमें डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा आया। याद करो भैया, ये हमारा क्या था, दिस वाज आवर डेल्टा x, एंड ये हमारा क्या था, y। याद है, इसको मैंने बोला था फाई, यानी कि फाई क्या था हमारा, एंगल ऑफ शेयर, अगर आपको याद हो तो, एंगल ऑफ शेयर, ठीक है ना। tan फाई को हम बोलते थे, tan फाई इज नथिंग बट डेल्टा x अपॉन l। अच्छा, एक बात याद रखना कि हमेशा यहां हम जब भी डिफॉर्मेशन देखेंगे तो स्मॉल डिफॉर्मेशन देखेंगे। जो मैंने टाउ इज इक्वल टू गामा जी लिखा है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, कभी इसको गामा भी बोला जाएगा, इसको फाई भी बोला जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक। आपको बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक। यहां पर चाहे फाई लिखा हो, चाहे यहां पर गामा लिखा हो, क्या लिखा हो, फाई लिखा हो या गामा लिखा हो, एक ही बात होती है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ शेयर जब आपको दिया रहेगा तो आपको उसमें tan लगाना पड़ेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जब आपका एंगल बहुत स्मॉल होगा, एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज, या मैं बोलूं एंगल ऑफ शेयर इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ शेयर इज वेरी स्मॉल, तो आप क्या बोलोगे, tan थीटा इज नथिंग, या tan फाई सॉरी इज नथिंग बट फाई, ठीक है ना। तो आप इसको सीधे सीधे फाई भी बोल सकते हो, डरने वाली बात नहीं है, समझे मेरी बात। जब आपका एंगल क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि डिफॉर्मेशन क्या होने वाली है, बहुत छोटी होने वाली है। हुक्स लॉ स्मॉल डिफॉर्मेशंस के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है, पक्की बात, हाँ सर। तो देखो, when a body is acted upon by an external tangential force to a surface of the body, the opposite surface being kept fixed, it suffers a change in shape but the volume remains unchanged। अच्छा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, then the body is said to be sheared। बॉडी क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है, पक्की बात है। इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, कई लोग इसको गामा जी से बोलते हैं, कई लोग फाई जी से बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। दोनों में से जो आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो, पक्की बात। बस ये याद रखना कि जब एंगल
जब एंगल बहुत छोटा होगा तो tan phi किसके बराबर हो जाएगा, phi के बराबर, ठीक। tan phi इज डेल्टा x बाय एल, जब tan phi इज वेरी स्मॉल, या मैं बोलूं एंगल इज वेरी स्मॉल, phi इज वेरी स्मॉल, जब आपका phi बहुत छोटा होगा तो आप tan phi की जगह क्या लिख लोगे, tan phi की जगह आप सीधे phi लिख लोगे, और किसके बराबर होगा, डेल्टा x बाय एल के बराबर, ठीक है। 100%, हाँ सर, एकदम बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अब ये जो शेयर मॉड्यूलस होता है, या बोलूं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ठीक, ऐसा बोला जाता है, या मैं बोलूं 95% केसेस में आपकी जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है 95% केसेस में वो क्या होता है, वो होता है E/3 के बराबर। ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी क्या होता है, हमेशा ई से छोटा होता है, हमेशा ई से छोटा होता है। 90, मैं बोलूँ 98 से 99% केसेस में ऐसा होता ही होता है, हमेशा, है ना, जनरली ऐसा होता है। और वो कितना होता है, वो होता है E/3 के बराबर, लगभग किसके बराबर होता है, E/3 के बराबर। अच्छा, और जो सॉलिड होता है, सॉलिड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड क्या भैया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीनों ही एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड के लिए, ठीक है ना बाबा, भूलना नहीं है। सॉलिड के लिए E भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के लिए K भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के लिए G भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड के लिए, लिक्विड और गैस के लिए, लिक्विड एंड गैसेस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, K एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। E एग्जिस्ट नहीं करता और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन आते हैं कि प्योर लिक्विड के लिए, या मैं बोलूं आइडियल लिक्विड के लिए, आप बताओ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 0। याद रखना है इस बात को कि आइडियल लिक्विड के लिए, आइडियल लिक्विड के लिए जी कितना होता है, 0 होता है, याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखिएगा, पक्का 100%। आगे बढ़े, चलो भाई ये भी क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। देखिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज, एनीलिंग एंड हैमरिंग एंड रोलिंग। देखो भाई जल्दी जल्दी समझेंगे इस चीज को जल्दी क्यों सर, क्योंकि वन शॉट है ना, सब कुछ खत्म करना है इसमें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, डिपेंड करता है किस टाइप की इम्प्योरिटी है, जिस टाइप की इम्प्योरिटी आप मिला रहे हो क्या उसमें खुद इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। अगर आपने ऐसी इम्प्योरिटी मिलाई है जिसमें खुद इलास्टिक प्रॉपर्टीज है तो भैया वो क्या करेगा, इलास्टिसिटी बढ़ाएगा। जैसे अगर आप आयरन में कार्बन मिलाते हो, आयरन में अगर आप कार्बन डालते हो, कार्बन एक टाइप की इंप्योरिटी है आयरन के लिए, और कार्बन डालने से आयरन की क्या करती है, जो अलॉय बन रहा है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है। आई मेरी बात समझ में। तो इट डिपेंड्स ऑन इंप्योरिटीज, इट डिपेंड्स ऑन इंप्योरिटीज, डिपेंड्स ऑन इंप्योरिटीज, ठीक। अच्छा, टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर हमने बढ़ाया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हुई। एक अलॉय होता है, अलॉय ऑफ आयरन, जिसको हम इनवार बोलते हैं, अलॉय ऑफ आयरन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवार। इसमें क्या होता है भाई, 64% आयरन होता है और एंड 36% निकेल होता है। ये एक ऐसा अलॉय है जो बहुत 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 कम एक्सपैंड करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्या होता है भैया, इनवार जो होता है इट expands very less, expands very less with increase in temperature, with increase in temperature। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनवार एक ऐसा अलॉय है आयरन का जो बहुत ज्यादा कम क्या करता है, एक्सपैंड करता है। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो इंप्योरिटीज की बात मैंने आपसे कर ली कि इंप्योरिटी किस टाइप की है, क्या उस इंप्योरिटी में खुद ये खासियत है कि उसके अंदर खुद इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, तो वो किसी और दूसरे मेटल में मिलकर क्या कर देगी, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज बढ़ा देगी। चलिए, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है यार, एनीलिंग प्रोसेस होती है जिसमें आप क्या करते हो, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करते हो। ओ हो सर, ये क्या होता है, ये क्या आपने बोल दिया, चलो अच्छा छोड़ो। क्या करते हो, भट्टी है, भट्टी में आपने उस मेटल को गर्म किया, गर्म करके क्या कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म किया,
और भट्टी के साथ ही क्या कर दिया, उसको ठंडा होने छोड़ दिया। तो भट्टी के साथ ही क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो एनिलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हार्डनेस को कम करती है और डक्टिलिटी बढ़ाती है। एनिलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो हार्डनेस बढ़ाती है, इट इंक्रीजेस हार्डनेस कम करती है, इट डिक्रीजेस हार्डनेस, इट डिक्रीजेस हार्डनेस एंड improves ductility improves ductility by grain growth, ग्रेन की ग्रोथ हो जाती है। चलिए इतना ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि डक्टिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और आपको याद होगा कि जिस ऑब्जेक्ट की डक्टिलिटी ज्यादा होती है, जिस ऑब्जेक्ट की डक्टिलिटी ज्यादा होती है उसकी ई की वैल्यू कम होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती है। तो याद रखना एनिलिंग करने से डक्टिलिटी बढ़ती है और डक्टिली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो अगर आप एनिलिंग करोगे तो एनिलिंग करने से क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होने वाली है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है, पक्की बात है। हाँ सर, ग्रेन भी बढ़ता है, ग्रेन जब बढ़ता है, ग्रेन के बढ़ने से डक्टिलिटी बढ़ती है, डक्टिलिटी के बढ़ने से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम हो जाती है, हार्डनेस भी हो जाती है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एंड रोलिंग। अब हैमरिंग जब आप करते हो, कोल्ड हैमरिंग जब आप करते हो, हैमर करते आ रहे हो, मारते आ रहे हो, पीटते आ रहे हो मेटल को, तो उसके जो ग्रेन होते हैं वो और छोटे होते आ रहे हैं, छोटे होते आ रहे हैं, छोटे होते आ रहे हैं, बॉन्ड टूटते छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, छोटे आ रहे हैं। जब छोटे छोटे होने लगते हैं ग्रेन्स तो क्या होता है, उनकी डक्टिलिटी और बढ़ती है। आई मेरी बात, डक्टिलिटी बोल रहा हूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बढ़ती है। खुद सोचो ना, जब ग्रेन बड़े थे तो डक्टिलिटी ज्यादा थी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम थी। जब आपने हैमरिंग करी तो ग्रेन छोटे छोटे हो गए, क्या हो गया, ग्रेन छोटे छोटे हो गए और आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो हैमरिंग एंड रोलिंग से क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। क्लियर, पक्का? तो ये चारों चीजें हमने समझ ली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने लायक है, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस डायग्राम दिया है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूं मैं आपसे। देखिए, जब मैंने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाया तो मैंने आपको बताया फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन आया E इंटू एप्सिलॉन, मैंने बोला कि नहीं बोला? हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो E इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जिसमें सिग्मा को हम स्ट्रेस बोलते हैं, एप्सिलॉन को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करूं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करूं, है ना, तो उस डायग्राम का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। आई मेरी समझ में बात? अरे हाँ कि ना? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है कि E क्या है, E इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहां पर आपको स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर दिया है, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर दिया है। ध्यान से देखना, ध्यान से। जब आप स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर रहे थे तो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल रही थी, जिसको आप स्लो बोल रहे थे, याद करो। लेकिन यहां पर स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस कर्व है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 1 अपॉन स्लोप हो जाएगा? हाँ सर 1 अपॉन स्लोप हो जाएगा, बिल्कुल 1 अपॉन स्लोप हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए स्लोप किसका ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है कि इसका स्लोप ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर स्लोप 2 is greater than slope 1, slope 2 is greater than slope 1। तो जिसकी स्लोप ज्यादा, समझना, ध्यान से सुनना, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? E को। अरे हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 1 अपॉन स्लोप इज 1 अपॉन E। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यहां पर हमने ये समझा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप बता रहा है। ध्यान समझना, ध्यान से पकड़ के रखना। पकड़ लिया? यहां पर देखो गलती होने के चांसेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को उन्होंने स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस कर दिया है, उल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है। ठीक है सर, आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? तो इस डायग्राम में स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस को आप स्लोप बोल रहे हो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। ये किसके बराबर होगा भैया?
1/e के बराबर होगा, ये मैं बोलना चाह रहा था। हाँ सर, इसका जो स्लोप होगा वो 1/e के बराबर होगा। ठीक है सर, मैंने बोला स्लोप 2 ज्यादा है स्लोप 1 के कंपैरिजन में। स्लोप 2 ज्यादा है मतलब E2 क्या है, कम है। E2 क्या है, कम है E1 से। ऑब्वियस सी बात है, स्लोप का E से इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स रिलेशन है। हाँ सर ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, अगर E कम है, ध्यान देना, E कम है तो इसका मतलब ये है कि E कब कम होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो E कम हो जाता है। तो अगर E यहाँ कम है, इसका मतलब ये है कि T2 T1 से ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फटाक से रिपीट करता हूं, मैं आपसे क्या बोल रहा था, इसको हटाते हैं यहां से, फिर से सुनना मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ जब बनता है तो स्ट्रेस स्ट्रेन के रेशियो को हम बोलते हैं E, है ना? आई मेरी बात समझ में? जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप आपको क्या देता है, E देता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप आपको क्या देता है, E देता है। हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन यहां खेल थोड़ा सा बदल गया है। यहां खेल क्या हो गया है, खेल हो गया है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस का, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस का। यहां आपको स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या देगा, स्लोप देगा इस कर्व का। आई मेरी बात समझ में? यहां पे इस कर्व का स्लोप आपको, इस कर्व का स्लोप आपको क्या देगा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस देगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या होगा, 1/e हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अगर E होता है तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा। मतलब इस डायग्राम का स्लोप आपको क्या देगा, 1/e देगा। इस डायग्राम का स्लोप आपको 1/e देगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सही सर। इस केस में अगर आप देखोगे, आप बोलोगे स्लोप 2 जो है वो स्लोप 1 से बड़ा है। ठीक, अगर स्लोप ज्यादा है तो E कम होगा, अगर स्लोप ज्यादा है तो E कम होगा। स्लोप 2 ज्यादा है मतलब E2 कम है, E2 E1 से कम है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो E कम होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, इसका मतलब यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां टेम्परेचर कम होगा। क्लियर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो दिमाग हिला देगा। सब कुछ आपके पैरों के जमीन से क्या बोलते हैं, धरती खिसक जाएगी। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, हो जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? चलो भाई, तो मैं करता हूं इस क्वेश्चन को खत्म, और इसी के साथ हमारा ये वन शॉट वीडियो भी क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है ना? आई होप सारी जरूरत वाली चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में बता दी होंगी। खत्म करते हैं भैया, एक सांस में हमने इस वन शॉट को क्या किया है भैया, खत्म कर दिया है। आप जानते हैं ये मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जहां पर ये बच्चा आपको हमेशा खुश दिखेगा, ये लड़का हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखेगा, और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप भी मुस्कुराते हुए अपने आप को पाएंगे। ठीक है ना? magnetbrains.com ये है हमारी वेबसाइट, magnetbrains.com, जहां पर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रॉपरली अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, जहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिलेंगे, सब कुछ, टर्म 1 एग्जाम, टर्म 2 एग्जाम, सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। चलिए, मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, देखिए क्लास 11 के सारे फैकल्टीज आपको यहां पर मिल जाएंगे, एकदम धुरंधर फैकल्टीज जो आपको पढ़ा रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? चलिए, अब आपका मन किया कि भाई किसी को तो देखते हैं, किसी के लेक्चर देखते हैं, आपने मेरे लेक्चर पे क्लिक किया, है ना? आपने क्लिक किया, आपने देखा भाई अच्छा ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, सारे लेक्चर्स देखो आपको प्रॉपर्ली अरेंज यहाँ पर करके दिए गए हैं कि भैया इस टॉपिक में इतने लेक्चर हैं, इस टॉपिक में इतने लेक्चर है, बस खोलना है, देखते जाना है लेक्चर्स को। ठीक है, चलो वन शॉट, बहुत ज्यादा डिटेल में हमको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि सर वन शॉट वीडियोस बनाइए, हमको रिवीजन करना है। तो देखिए क्लास 9th 10th 11th 12th सारे क्लासेस के आपको वन शॉट वीडियोस हमने क्या किए हैं, प्रोवाइड कराए हैं, ताकि आप अगर बेस वीडियोस देख लेते हैं, कंसेप्ट वीडियोस देख लेते हैं, तो आप एक बार में बैठकर क्या करें, रिवाइज भी कर सकें। चलिए, वेरी गुड। आगे ये है आपके वन शॉट वीडियोस, है ना? आप वन शॉट वीडियोस पे क्लिक करिए, आपको वन शॉट वीडियोस दिख जाएंगे सारे के सारे। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये कौन है, ये मैं ही हूं भाई, मैं ही पढ़ाता हूं, आपको मिलूंगा शिद्दत से एकदम। देखिए कितना प्यार से, काजू इज इक्वल टू 4 टाइम्स सत्यम, ऐसे पढ़ाता हूं मैं, आपको मिलूंगा। चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी क्या है, हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट क्या है, एकदम टॉप नॉच है, किसी से भी कंपेयर करेंगे कंटेंट आपको क्या मिलेगा, एकदम टॉप नॉच मिलेगा। ठीक है,
हम चाहते हैं कि आपको क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट सारा 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 कंटेंट उपलब्ध करा दे, क्योंकि ये आपका क्या है, अधिकार है। बदले में हम आपसे थोड़ा सा प्यार चाहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहते हैं। वो हमें कैसे मिलेगा? आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके इन वीडियोस को पहुंचा सकते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के दोस्त हो, आपके स्कूल की फैकल्टीज़ हो। आप बता सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एकदम क्वालिटी वाली। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।